मुस्कुराहट तो देखिए होनी चाहिए आपके हर बिज़नेस में। और मुस्कुराहट के बिना अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता तो आप अच्छे सेल्समैन नहीं हैं। तो उसका फिर आपको आर आई निकालने में मसला नहीं आता कि आप इतना वो फ्री पे लेके जा रहे हैं, तो वो कैसे मेंटेन करते होंगे? आपको पता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री पाकिस्तान में मैच्योर नहीं है। रीज़न इज़ डैट ओवरऑल जनरल एरिया में बात करें, आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर बात कर लें, तो अभी आपको ऐसा क्या लगता है कि यार ये टेक्नोलॉजी भी मुझे और 3 चीज़ें लेडीज़ को अगर मौका मिले तो वो सिर्फ इन 3 चीज़ों की परचेजिंग करेंगी। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका भी स्टोरी, वो रमज़ान वाले दिन चूड़ियाँ बेचता है। मैंने भाई क्यों, बस आपको पता होगा वो क्यों। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ये कल्चर है, उन्होंने जाके फिजिकली टच करके उसको लेना होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मोहम्मद ज़ीशान है, जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिज़नेस कर रहे हैं। इनका ब्रांड का नाम है ज़ीस है। इनसे मैं क्या सवाल करने वाला हूँ, ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है पॉडकास्ट जो कि अपना आर्टिफिशियल बिजनेस यानी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं या वो सोच रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि आप बोरी मार्केट जाएं, वहाँ से आप सामान उठाएं और उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। क्या हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ऐसा कर सकते हैं या नहीं, या हमें फिज़िकल स्टोर खोलने हैं तो हमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे? कुछ लोग बोलते हैं कि चाइना से ये आइटम उठा लें, आपको सस्ता मिलता है, आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। क्या हम चाइना से आर्टिफिशियल ज्वेलरी उठा सकते हैं, यानी कि वहाँ से मंगा के यहाँ बेच सकते हैं? कल्चर का तो इशू नहीं आएगा? ये सारे सवाल मैं आज इनसे करने वाला हूँ। चले आइए मिलते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तहसीन साहब। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपका कि आपने इनवाइट किया और ज़ीसी को प्रेजेंट करने का आपने मौका दिया। नहीं, मैं तो मेरी कोशिश थी, मैं तो आपको पहले भी इनवाइट किया, हमारा एसी बंद हो गया था, तो खैर अभी फाइनली आप आ गए और आज भी बारिश चल रही है। अल्लाह करे हमारा ये ईजिली चले। अच्छा, मुझे सबसे पहले सवाल था कि ऐसा तो नहीं आपने बिजनेस आर्टिफिशियल ज्वेलरी का शुरू किया कि आपने देखा यार मतलब बहुत सारे एक्टर हैं तो वहाँ जाने का मौका मिल जाएगा, चले यही बिज़नेस शुरू करते हैं, क्योंकि दुनिया ई कॉमर्स में आ रही है, प्रोडक्ट ढूंढती है फिर आती है। आपने एक ऐसी यूनिक प्रोडक्ट ढूंढी है माशाल्लाह से, जिसमें सारी दुनिया कोशिश करती है कि फ़ीमेल्स के साथ बैठने का, उठने का, उनके साथ मौका मिल जाए। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका भी स्टोरी, वो रमज़ान वाले दिन चूड़ियाँ बेचता है। मैंने भाई क्यों, बस आपको पता होगा वो क्यों। तो वो वाला फैक्टर तो नहीं था आपका? नहीं जो रमज़ान में फैक्टर चल रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। बेसिकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मेरा फैमिली बिजनेस था, लेकिन मैं सेकंड जनरेशन हूँ इसके अंदर। और हम ऑफलाइन पहले स्टोर्स थे हमारे ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी के, और हमने जब ई कॉमर्स पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ तो इसको ई कॉमर्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। और रही बात शोबिज़ इंडस्ट्री की, एक्ट्रेसेस, मीडिया के अंदर, तो आपने अपने, ये एक फैक्टर होता है, ये एक नीड होती है आपके बिज़नेस की कि आप अपने बिज़नेस को इतना बड़ा बना दें या उसको एक ऐसी पहचान दे दें कि वो आपको फिर मीडिया, जाहिर सी बात है आपको पता है एक ट्रस्ट बिल्ड होता है अगर आप मीडिया पे आते हैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेसिकली पाकिस्तान में कोई ब्रांड था नहीं। जब हमने इसको स्टार्ट किया तो जितने भी चैनल्स थे उनको नीड होती है, ठीक है ना। जितने भी आपके ड्रामाज हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री में मॉर्निंग शोज़ होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ज्वेलरी रिक्वायर्ड होती है डेली बेसिस पे। अगर होस्ट है तो उसने भी वेयर करनी होती है, और अगर मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, कोई शो चल रहा है, उसका कंटेंट शादी ब्याह का है तो उसमें ज्वेलरी रिक्वायर्ड होती है। तो उन्होंने बेसिकली अप्रोच किया, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे कोई ब्रांड उस टाइम भी नहीं था और अब भी नहीं है। और आपका कोई भी बिज़नेस ऐसा है, आप अपने बिज़नेस को इस बुलंदियों पे ले जाते हैं कि ये सारे जितने भी हैं जिसमें लोग जाना चाहते हैं वो खुद आपके पास आते हैं। हर एक की ख्वाहिश है, पता नहीं कि मैंने देखा अभी जब मैंने आपकी पोस्ट डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने आपकी पोस्ट डाली कि मेरा आपके साथ एक पॉडकास्ट है ज्वेलरी से रिलेटेड, मुझे लगा अच्छा मैंने ये स्टार्ट भी आज ही पहली दफ़ा किया कि पहले, इससे पहले हमने कभी पोस्ट नहीं करा, क्योंकि लोग फीमेल्स या कनेक्ट नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोग थे उन्होंने पब्लिकली कमेंट नहीं किया, लेकिन प्राइवेटली क्वेश्चंस किए कि भाई, तो मैंने बोला इसका मतलब है ज्वेलरी के अंदर तो है ना, फिर हमें कुछ अच्छे अच्छे सवाल कर देना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं जैसे कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, कितना प्रॉफिट है, समथिंग, ये हम ग्रेजुअली करेंगे। तो मैंने कहा पहले आपसे पूछो, आपका भी तो वही मकसद नहीं था। अच्छा, जब मैं उससे सवाल करूँ तो मुस्कुरा रहा होता है, एक आध बंदा मेरे पास आया भी था, तो मैंने कहा तुम आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते हुए तो मुस्कुराते क्यों? तो ये क्या मुस्कुराहट की क्या वजह है इसके अंदर? मुस्कुराहट तो देखिए होनी चाहिए आपके हर बिज़नेस में। और मुस्कुराहट के बिना अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता तो आप अच्छे सेल्समैन नहीं हैं, ठीक है ना। एक कहावत होती है, आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऐसा जनरेशन, हम जैसी यानी कि हमारी जनरेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कि इसमें फ़ीमेल्स और आपका यानी कि फीमेल से रिलेटेड बिज़नेस है, तो वो शुरू में स्टार्टिंग के अंदर हर जो एक आपको पता है टीन एज का कोई भी लड़का होता है उसको होता है थोड़ा सा ना, यूनिवर्सिटी में भी आपको एक चीज़ें, लेकिन जब आप बिज़नेस को एक मैच्योर और एक सीरियस काम समझ के करते हैं तो फिर ये चीज़ें आपके माइंड में नहीं आती। आपका सिर्फ गोल, आपका विजन
वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे बाकी कुछ नहीं है जो आपका बेसिकली। नहीं, मैं चाह रहा हूँ पहले उनके सवाल पे और मार्जिन पे भी हम चलेंगे, कितना प्रॉफिट मार्जिन है। तो उनकी कोई मिथ ऐसी होगी, कोई मिस कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में होगा कि आप उनको पहले क्लियर कर देंगे, अगर बिजनेस में आना चाहते हो तो ये जो इंटरटेनमेंट का एरिया देख रहे हैं उस पर मत जाएँ, वो जो ग्लैमर देख रहे हैं उस पर मत जाएँ, इसके जो नुकसानात हैं या जो हार्ड वर्किंग है तो वो आप पहले बताएं, ताकि वो उसको स्टार्टिंग करने से पहले ना पता चल जाए कि मुझे कहाँ पे फंसना है। हाँ तहसीन साहब, आपका बिल्कुल क्वेश्चन राइट है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना इस बिज़नेस के अंदर ग्लैमर है। आपकी जो बात है ना, बिल्कुल मैं इसको एग्री करूँगा कि आपका ड्रेस और आर्टिफिशियल ज्वेलरी और मेकअप, ये 3 चीज़ें शोबिज़ के अंदर बहुत इन है और फीमेल्स में ज़्यादा एक यानी कि आप ये के लिए मशहूर हैं बहुत ज़्यादा। और आप यानी कि 3 चीज़ें लेडीज़ को अगर मौका मिले तो वो सिर्फ इन 3 चीज़ों की परचेजिंग करेंगी, जिसमें मेजॉरिटी आपकी मेकअप आ गया, आपका ड्रेसेस आ गए और आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई। तो बिल्कुल इसमें शोबिस का और थोड़ा सा एक ग्लैमर का एक है। जब आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको ये बिल्कुल होता है कि ये एक इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, और जाहिर सी बात है ग्लैमर है तो मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें। बाकी ऐसी ही दूसरी कैटेगरीज़ में इस तरह से नहीं होता, जैसे कि आप और बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको पता है वो जो एक थोड़ा सा बोरिंग बिजनेस भी खिलाया जाता है। ये थोड़ा सा एक आप इसमें कह लें कि एक अलग से जो है ना आपके पास नई नई चीज़ें होती हैं सीखने को, फिर नए लोगों से, मॉडल, एक्ट्रेसेस, जिस उस इंडस्ट्री में आपको जाना पड़ता है उन लोगों से मुलाकात करते हैं। जैसे कि जब 2014 में मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम न्यूज़ चैनल्स पे आना ऐसा होता था जैसे चांद पे जाने के बराबर। तो एक लोगों का कॉन्सेप्ट होता था ये एक्ट्रेसेस ही किसी और दुनिया से आते हैं ना। तो मेरा पहला शो 2015 के अंदर था, तो वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि वो भी हम जैसे ही लोग हैं। तो मॉर्निंग शो मैंने मेरा मॉर्निंग शो जियो पे था डॉक्टर शाइस्ता लोधी के साथ। तो वो बेसिकली आपका काम फिर शुरू में तो थोड़ा सा आपको लगता है, लेकिन वो आपका काम का पार्ट बन जाता है। अच्छा, कभी ऐसा किसी एक्टर ने ट्राई किया आपके साथ दोस्ती करके कि यार चलो कुछ आइटम फ्री में आ जाएगा, और तो आपको पता चला ये दोस्ती सिर्फ मेरे ज्वेलरी लेने के चक्कर में से दोस्ती की हुई थी? कोई इस तरह का कभी वाकया हुआ आपके साथ? अच्छा, पहले तो मैं बता दूं कि मैं जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं या जितनी भी मॉडल्स हैं, मैं ऑलरेडी उनसे वैसे भी चार्ज नहीं करता हूं, और ये अब से नहीं है। मैं स्टार्ट 2015 2016 से बता रहा हूँ। बनना पड़ेगा तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मॉडल का क्या करूँगा मैं यार, ये काम का नहीं। तो आप आगे उसको आगे दे दीजिएगा ना। जो हमारे पास पॉडकास्ट के लिए आते हैं उनको। जी बिल्कुल, तो वो मैं वैसे भी चार्ज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन चंद एक में होता है बिल्कुल ऐसा कि मेरी 2-3 एक्ट्रेसेस हैं, दोस्त हैं, और वो सिर्फ मुझसे कनेक्ट ही इसीलिए होती हैं कि यार क्योंकि उनको डेली ज्वेलरी चाहिए होती है और उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब वो मार्केट से तो हर कोई उनको देगा नहीं, ठीक है ना। और सेकंड ये है कि आपका अगर वो परचेज़ करने जाएंगे तो आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आपको पता अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी कॉस्टली आइटम है ना, एक प्रीशियस प्रीमियम आइटम होते हैं, तो ये बिल्कुल है। लेकिन मैं वैसे ओवरऑल सबके लिए, मैं जितने भी अपने रिलेटिव्स होते हैं या अपने एक्ट्रेसेस हैं या मॉडल्स हैं या और प्रोड्यूसर वगैरह हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी ज़्यादा से फ़ायदा हो, और मैं किसी को भी चार्ज नहीं करता, मैं ज्वेलरी वगैरह उनको गिफ्ट करता रहता हूँ। आपका ब्रांड कैसे लगाते होंगे? आपको उनको कैसे पता कि इसने ज्वेलरी कहाँ से ली है? कोई देते हैं उनको, क्या टैगिंग वगैरह देते हैं? हाँ देखिए, मीडिया आप पहले ही होता है कि आपको ना पहले स्लाइड्स की ऑफ़र की जाती थी पहले, ठीक है ना, और लोगो अलाउ नहीं होता क्योंकि उसमें सेल्स टीम इन्वॉल्व हो जाती है बेसिकली। अगर आप किसी भी मॉर्निंग शोज़ पे जा रहे हैं या ड्रामा जा रहे हैं तो एंड में जस्ट आपको उसका क्रेडिट दे दिया जाता है। ये नीचे आपकी एक स्लाइड बेसिकली वो रन की जाती है जिसमें आपका ब्रांड नेम, आपकी वेबसाइट आ रहा होता है, और वो आपका असल तो देखिए कंटेंट वीडियो आजकल वो शायद ना देखें, लेकिन वो आपका जो कंटेंट है वो जब आप अपने पेज के ऊपर लगाते हैं या आप अपने सोशल प्रोफाइल्स के ऊपर आप उसको रील्स वगैरह को अपलोड करते हैं तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है उससे कि ये आपको पता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री पाकिस्तान में मैच्योर नहीं है। रीज़न इज़ डैट कि उसका रीज़न यही है सबसे बड़ा कि कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता, सेलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, यही है। अब जब आप टीवी पे आते हैं या वो एक्ट्रेसेस के साथ होते हैं तो उनको ट्रस्ट थोड़ा सा आता है और डेवलप होता है उनका कि नहीं ये फ्रॉड नहीं हो सकते, और ये ज्वेलरी इन्होंने वेयर की हुई है और जैसी दिख रही है वैसी ही मिलेगी, या कोई भी प्रोडक्ट है जैसा दिखाया जा रहा है वैसे ही डिलीवर्ड होगा। तो इससे ये बेसिकली आपको एक बेनिफिट मिलता है। और बाकी आप ये कह लें कि ऐसे अगर आप खुद से जाना चाहें तो आपको पता है वो बहुत कॉस्टली है। अगर आप किसी भी शो में, किसी भी मॉर्निंग शो में 5 to 10 मिनट्स के लिए जाते हैं तो आप वो लाखों में उसके रेट्स हैं। तो उसका फिर आपको ROI निकालने में मसला नहीं आता कि आप इतना वो फ्री पे लेके जा रहे हैं, तो वो कैसे मेंटेन करते होंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ये। देखिए ROI बिल्कुल आपने एक ज़बरदस्त बात कही कि अगर हम ऐसे जो उसमें देखें तो हमें शायद वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा कि क्योंकि ज्वेलरी वो उससे ज़्यादा की चली आती है, और हम अगर एक किसी सेशन के अंदर सेशन लेते हैं, मिसाल के तौर पर किसी भी चैनल का मैं नाम नहीं लेता, तो उसमें तकरीबन 3 to 4 लाख रुपीज़ हैं 15 मिनट्स के उनके कमर्शियल।
तो आप अगर उस सेंस में देखेंगे तो आपको, लेकिन आपका एक रिलेशन बिल्ड हो रहा होता है इंडस्ट्री में। ज़रूरी नहीं कि आपके पैसे सब चीज़ होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि मेरी तमाम ब्रांचेस की इनॉग्रेशन जो है तकरीबन एक्ट्रेसेस ने की है। निदा यासिर ने, डॉक्टर शाइस्ता लोधी और ऐसे बहुत सारे। तो आपका रिलेशन भी तो बिल्ड होता है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि ये आपके ब्रांड के बारे में बताएं, कितनी ब्रांचेस हैं, कहाँ का ओपन है और कहाँ का क्या क्या सर्विसेज और कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइन आपने अपडेट करनी है अपनी? ब्रांचेस स्टार्टिंग से बताएं। आपने मुझे ये तो बताया कि आपका सेकंड जनरेशन से आ रहे हैं, तो आई थिंक ये तो आपको ढूंढना नहीं पड़ा, बिजनेस आप खुद ही ऑटोमेटिकली आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसी बिजनेस में क्यों आए, और भी जगह जा सकते थे। ये देखें, मैं इसको स्टार्ट से लेता हूँ। 2009 से इसको हम स्टार्ट करते हैं। 2009 में हमारा ऑफलाइन स्टोर कराची में थे 2 से 3, ठीक है। और क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस ये था, मेरे फादर ये करते हुए आ रहे थे, तो अब 5 ईयर्स हमने उसी को कंटिन्यू किया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में ई कॉमर्स आया और 3G 4G, पाकिस्तान में ई कॉमर्स आया कब है, जब 3G 4G लॉन्च हुआ कि हर किसी के पास मोबाइल में इंटरनेट यूज़ कर। ई कॉमर्स तो पहले भी था लेकिन इतना आम नहीं था। तो 2014 में रियलाइज़ हुआ कि यार ई कॉमर्स में हमें इन होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट लें। देखिए, एक नए, अगर मैं किसी प्रोडक्ट में जाता, किसी नीश में, किसी कैटेगरी, न्यू कैटेगरी में जाता, तो मुझे ज़ीरो से मेहनत करनी थी। ये एक बिज़नेस में ऑलरेडी करता हुआ आ रहा था और मैं इसमें एक्सपर्ट था, और ये थोड़ा सा मुश्किल बिज़नेस है इन सेंस ऑफ दूसरे प्रोडक्ट्स के लिहाज से। तो हमने इसी को स्टार्ट किया और 2014 के अंदर, 2014 में हमने इसको अपना पेज क्रिएट किया और वेबसाइट्स वगैरह बनाई। तो मुझे ये तो 2015 में बनाई। 2014 में जब मैंने स्टार्ट किया, मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ, तो मुझे ई कॉमर्स के बारे में मुझे खुद नहीं पता था कुछ भी। और मैंने फेसबुक पे अपना पेज बना के और उसमें एक पिक्चर लगा के ऐड खुद से बूस्ट कर दिया। पहले आपको याद होगा, पहले इतनी सारी नहीं, सिर्फ एक बूस्ट ऑप्शन होता था। आप मोबाइल से उस पर बूस्ट करें, टारगेट वगैरह बताएं ऑडियंस, और वो ऐड आपका रन हो जाता था। हालांकि मैंने जब ऐड उसका रन किया तो मेरे पास उसको सेंड करने का कस्टमर के पास कोई वे चैनल नहीं था, कोई प्रॉपर कि भाई मैं इसको सेंड कैसे करूँगा, क्योंकि उस टाइम तक COD, कैश ऑन डिलीवरी भी इतना आम नहीं था। बल्कि ये कह लें कि मुझे अगर इन सेंस ऑफ 2013 में COD का मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि वो वर्ड इतना आम नहीं था। तो मैंने ऐड चलाया। ऐड रन होने के बाद जब मेरे पास पहला ऑर्डर आया, और मुझे आज भी याद है, वो फैसलाबाद का 2600 का ऑर्डर था। ये मैं 2016-14 की बात बता रहा हूँ आपको। तो मुझे ये नहीं था, मुझे ये पता था ये ऑर्डर तो आ गया। मुझे ऑर्डर सिर्फ लाना था। खुशी इस बात की थी कि ऑर्डर आ जाए मुझे, हालांकि मैं भेज नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास कोई चैनल नहीं था, ना कोई अकाउंट था, किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी का कोई अकाउंट नहीं था। तो मैंने वो ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद मैं बहुत खुश था कि यार ऑर्डर आ गया तो ये काम तो चलेगा ज़बरदस्त। हालांकि वो ऑर्डर गया नहीं, वो ऑर्डर को मैं ना सेंड कर पाया, ना वो डिलीवर्ड हुआ। लेकिन मैंने उसको मुझे एक राह नज़र आ गई और मैंने कहा कि ये ई कॉमर्स में ही अब आपने जो है ना करियर को बनाना है। इंक्वायरी बेसिकली गिर गया आपके पास, तो आपने कहा कि यार इस पर कुछ ना कुछ तो अब हो सकता है, ऐसा ही ना, मतलब आपके पास कस्टमर आ गया वहाँ से। इंक्वायरी तो देखिए 4 to 5 आई, लेकिन उसमें से एक ऑर्डर हुआ, कन्वर्ट हुआ। अच्छा, इस तरह से हुआ कि इंक्वायरी ज़्यादा थी, फिर एक ने बोला कि मुझे पेमेंट करनी है, आप ऑर्डर भेज दें। पेमेंट नहीं, उस टाइम देखिए, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड समझते थे ऑनलाइन को। उस टाइम पेमेंट तो भेजने का तस्वुर भी नहीं था, ठीक है ना, कि कस्टमर, अगर हम कस्टमर को कहते, ट्रस्ट नहीं था ना कि आप पेमेंट भेज दें। वो फ्रॉड होता था, बोलते पेमेंट के बाद मुझे ऑर्डर्स नहीं मिलेगा। और यहाँ से अगर हम कस्टमर को पार्सल भेज देते हैं, शिपमेंट उसकी साइन कर देते हैं, तो वो रखने के बाद हमें होता था कि पार्सल, क्योंकि आप स्टार्ट होता है आपके पास, आपको इतना रिस्क लेने का आपको पता नहीं होता कि कस्टमर आया सेंड करेगा या नहीं करेगा क्लाइंट पेमेंट को, तो एक रिस्क फैक्टर था। फिर बाद में जब वो ऑर्डर आने के बाद उसके ऊपर हमने वर्किंग करी, फिर पता चला कि कैश ऑन डिलीवरी के अकाउंट्स लॉजिस्टिक कंपनी ऑफर कर रही होती हैं, आपका पार्सल डिलीवर होगा और हैंड टू हैंड पेमेंट होगी। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई फिर, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पाकिस्तान के अंदर हमारी 4 ब्रांचेस हैं, और जिसमें से 3 कराची में हैं, 1 कोयटा में, और बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है, अभी बीच में स्टॉप कर दिया था, हम अपने जो ब्रांचेस हैं लाहौर, इस्लामाबाद ओपन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह इसी ईयर। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का पाकिस्तान के अंदर वाहिद एक हम ही ब्रांड है जो कि अफोर्डेबल भी हैं और इकनॉमिकल प्राइस के अंदर दे रहे हैं। और मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मेरा एक विजन है बेसिकली, अगर आप हमारी जो मॉडल ब्रांच है, फ्लैगशिप स्टोर है लकी वन मॉल के अंदर, अगर आप विज़िट करेंगे वहाँ जाके, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो उसको डिज़ाइन ऐसा किया गया जैसे कि इटली के अंदर और यूरोप के अंदर डायमंड्स की शॉप को होती हैं, वहाँ पर उस तरह की डिज़ाइंस हमने इसको आर्टिफिशियल को किया है। और आपको लगेगा कि यार ये इतनी महंगी शॉप डिज़ाइन है और उसका इंटीरियर और उसका जो एम्बियंस है, तो यह बहुत कॉस्टली प्राइसेस के अंदर होंगी, बहुत ही हाई इसके प्राइस होंगे नहीं। लेकिन आपको जब जाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि पाकिस्तान में इससे अफोर्डेबल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ब्रांड नहीं है।
अव्वल तो ब्रांड ही नहीं है पाकिस्तान में। आपने खुद कैसे डिज़ाइन, आपने खुद डिज़ाइन किया, खुद सोचा या किसी? पाकिस्तान के 2-3 टॉप डिज़ाइनर हैं, शाहिद अब्दुल्ला, ये उनके बेसिकली राइट हैंड हैं, ये उनसे डिज़ाइन करवाया और प्रॉपर एक डिज़ाइन हुआ। उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंज था, वो इतने कम स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स लेते नहीं हैं क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े, जैसे कि आपने नाम सुना होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े नाम हैं, वो सारे उनको डिज़ाइन करते हैं ना, उनके ऑफिस को, उनकी फैक्ट्रीज़ को। उन्होंने इसलिए लिया कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कोई ब्रांड नहीं है, आज तक कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप नहीं रेडी हुई। किसी को आपने देखा नहीं होगा कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का पाकिस्तानी ब्रांड है, आपके माइंड में कोई भी नहीं आएगा। तो उन्होंने चैलेंज को लिया कि हम पहले शख्स होंगे, हम पहले डिज़ाइनर होंगे जो पाकिस्तान में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप को डिज़ाइन करेंगे। और उन्होंने फिर लिया और तकरीबन 3 to 4 मंथ्स हम लोग, उनकी और हमारी टीम बैठती और उसके बाद ये जाके डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हुआ। फिर इसकी एग्जीक्यूशन में 3 to 4 मंथ्स लगे, तकरीबन ये 7 to 8 मंथ के अंदर ये हमारी जो शॉप है रेडी हुई थी। सबसे ज़्यादा टाइम लिया, 8 महीने इसको सिर्फ डिज़ाइन करने के ऊपर लगे। बिल्कुल 3 to 4 मंथ, और इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने में 3 to 4 मंथ, तकरीबन 8 मंथ्स लगे। मतलब 8 मंथ कंप्लीट हो गए, 3 से 4 महीने उसको बनाने में लगे। फिर आपका ऑर्डरिंग का माल आएगा कि किस किस को कैसे डिज़ाइन करना है, इसके लिए कोई अलग एरिया रखा है। मैंने देखा तो है पर मैंने इतना ज़्यादा डीपली नहीं देखा। वो एक एक रिंग को बड़ा खूबसूरत करके दिखाते हैं, उसको डिज़ाइन करके, लाइटिंग शाइटिंग उसके ऊपर। वो जब ये डिज़ाइन हो रहा था तो साथ के साथ हमारी इंटरनल जो वो अलग जो आपकी मैनिक्विन्स होती हैं, जो डमीज़ होती हैं, जो ट्रेज होती हैं, वो अलग डिज़ाइनिंग की उसका एक वर्किंग चल रही थी, और ताकि हमारी जब शॉप रेडी हो तो साथ के साथ वो भी आ जाए। क्योंकि हमने सेगमेंट वाइज किया हुआ है कि आपकी बैंगल्स है तो उसका एक अलग सेगमेंट है, अलग एरिया है, बैंगल्स, इसी तरह रिंग्स हैं, फिंगर रिंग्स हैं, नेकलेसेस हैं, तो उसको किस तरह डिस्प्ले करना है, कस्टमर कैसे जो है वो उसको इजीली सारे डिज़ाइंस को देखे। क्योंकि होता है कि एक चैलेंज सबसे बड़ा जो मैंने बताया ना 3 to 4 मंथ्स लगे इसको डिज़ाइन करने में, उसका रीज़न ये है कि डिज़ाइनर जो है ना वो इस चीज़ पे थे कि डिस्प्ले कम से कम होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लुक देना था एज अ डिज़ाइनर का, बुटीक स्टाइल का। उसमें आपको पता है कि पूरी शॉप में जस्ट 3 to 4 डमीज़ लगी होती हैं, मैनिक्विन्स होती हैं जिस पे ड्रेसेस हैंग हुए होते हैं। ये एक डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट है। लेकिन मेरा एक आर्टिफिशियल और इकोनॉमिकल ब्रांड था, तो मुझे डिस्प्ले ज़्यादा देना था। तो हमारी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर नहीं आ रही थी कि वो कह रहे थे नहीं डिज़ाइन डिस्प्ले कम होगा, मेरा ये था डिस्प्ले ज़्यादा होगा। कस्टमर, क्योंकि हमने एक हमारा जो टारगेट है वो पाकिस्तान की एक इकोनॉमिकल एक मासेस है, यानी कि मिडिल क्लास जो जेंट्री है वो हमारी टारगेट बेस है। अगर हमने इसको हाई बना दिया तो वो कस्टमर फिर इन नहीं होगा। देखिए आज डिफरेंट, आप चाहते थे कि ज़्यादा उसको आइटम दिख जाए, यानी कि प्राइस की वैल्यू पर उसको सिलेक्ट करना है तो वो आराम से कर सकता है। बिल्कुल, डिज़ाइन भी ज़्यादा देखिए अगर मुझे इन सेंस ऑफ अगर उसके अंदर मैं बहुत कम डिस्प्ले डालता तो एक सिलेक्टेड कस्टमर ही है जो आपको पता है अपर क्लास एक नीश है, वही इन होता है ब्रांच में ना, और उसको फिर आप किस तरह से जो है ना एंटरटेन करेंगे कि जो आपका लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। तो हमने उसको एक थोड़ा सा शॉप का भी लुक देना था और एक ब्रांड का भी लुक देना था, दोनों। तो इसको कंबाइन करने में बहुत टाइम, क्योंकि आपको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में आप फर्स्ट ब्रांड है तो आपने चीज़ों को क्रिएट करना है। यानी कि अगर आज आप तहसीन साहब आप अपैरल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं करना चाहता हूँ, मैं ये डिस्कस करना है आपसे। मैंने कहा मुझे भी कोई आइडिया देते हैं। आपने देखा तो है ना एम्ब्रॉयडरी का, मैं सोच रहा हूँ फीमेल के ड्रेसेस बनाना शुरू कर दूँ। बिल्कुल, तो मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। लेकिन अपैरल का जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे नाम आ जाएंगे। यार मैं खाड़ी को फॉलो कर लेता हूँ, मैं आसिम जोफा, मैं अलकरम को, मैं इन ब्रांड्स को, जे.डॉट को फॉलो कर लेता हूँ। लेकिन जब मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ब्रांड स्टार्ट किया तो मेरे सामने कोई नहीं था एग्जाम्पल, मैं किसको फॉलो करता। तो खुद प्राइस रेंज भी नहीं थी मुझे, तभी ये भी मसला लग रहा है आपको कि आपने उसकी प्राइस जो है आपने कैसे आइडेंटिफाई करी होगी। हाँ, प्राइस पॉइंट देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है जीसे कि प्राइस हमने इतने लो प्राइस रखे, और आज की डेट में भी हमारे पाकिस्तान के चैलेंज के साथ सबसे कम प्राइस के अंदर हम और सबसे हाई क्वालिटी ज्वेलरी हम सेल कर रहे हैं। तो वो बेसिकली हमारा एम नहीं था, प्रॉफिट कमाना मेरा एक नहीं था, मुझे एक पाकिस्तान के अंदर ब्रांड बनाना था आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, जो कि नहीं था। तो प्राइस पॉइंट हमने अपना एक तरह से बहुत ही इकोनॉमिकल जो है वो उसको प्राइस दिया हमने, ताकि हर पर्सन इजीली परचेज़ कर सकते हैं। यानी कि आज आप मेरी शॉप पर आएंगे तो अगर आप किसी भी ब्रांच पे जाएं तो आपको हैरत होगी कि आप वहाँ पर 300 रुपीज़ की रिंग भी परचेज़ कर सकते हैं। अभी इस दौर के अंदर, इस दौर में भी पाकिस्तान के सबसे बड़े मॉल लकी वन मॉल में और लग्जरी शॉप के अंदर जब आप जाएंगे हमारी शॉप के अंदर, तो आप वहाँ पर 300 रुपीज़ की भी चीज़ बाय कर सकते हैं। मार्केटिंग ऐसे भी कर सकते हैं, अब मंगनी करना हुआ आसान, अब 300 रुपये में भी आप रिंग ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो इस तरह से मार्केटिंग भी हो जाएगी आपकी। और सबसे अहम बात, वो 300 रुपये की रिंग आपको अगर बाजार से कोई चीज़ लेते हैं तो आपको एक नॉर्मल से शॉपर में डाल के दे देते हैं। आप 300 रुपीज़ की रिंग के अंदर आपको बॉक्स भी आ रहा है, आपको उसका पाउच भी मिल रहा है, और आपको उसको फैंसी बैग भी मिल रहा है।
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में कि 300 रुपीज़ में इतनी लग्जरी पैकिंग आपको मिलेगी। मैंने ठेले वालों से भी लिए तो 180 रुपए के आसपास, उससे नीचे नहीं आता आज के दौर में भी वो। और वो पैकिंग नहीं मिलेगी। वो एक शॉपर में डालता देता, कभी कभार तो थैली में ही डाल के देता है, कहता ले जाओ बस। अभी अगर आपने 2-3 ले ली, वरना तो हाथ में देता है, मर्दों को तो हाथ में देता है, जेब में डालो ले जाओ। बिल्कुल ऐसी है हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ना शॉपिंग बैग बचाने का भी ना, बोलते यार ले जा भाई 10 रुपए का ये भी। अब इसके पीछे एक रीज़न क्या है, क्योंकि मेरा गोल ये मुझे पैसे नहीं कमाने, ठीक है ना, पैसे तो देखिए आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपने इस तरह प्रॉफिट नहीं सेट करना होता है कि मल्टीपल आप 3-4x सेट कर रहे होते हैं। मेरा गोल ये है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा यानी कि हमारी जो मासेस हैं, मिडिल क्लास आवाम है, उसको एक अफोर्डेबल ज्वेलरी का प्रोडक्ट मिले, ठीक है। और हमारा गोल ये है कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी ब्रांचेस को ओपन करें और कस्टमर जो है वो इजीली आके उसको ये ना लगे कि ये महंगा है। आपको पता है वैसी इतनी महंगाई है इस दौर के अंदर, आप क्या चीज़ है जो सस्ती है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम ना कि दूसरे जो कि आपको पता है इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी तरह उनको फॉलो करें एज प्राइस के अंदर। प्राइस हमने पाकिस्तानी बिल्कुल आवाम वाली रखी हुई है, लेकिन हमने जो एक्सपीरियंस दिया हुआ, जो स्टैंडर्ड सेट किया, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किया। तो कैसे बजटिंग करते होंगे जब एक लकी वन पे शॉप है, उसके तो खुद के इतने एक्सपेंस है, बहुत मुश्किल है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आप 300 की देंगे तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि उसका पर डे मुझे आइडिया है, मैं नीचे ही जाता हूँ जिम में, कि उनकी बहुत एक्सपेंसिव। उसका मैंने एक दिन मोदी पूछा था, वो कह रहा है यार हमारे खुद के 20 से 25 हज़ार रुपये पर डे के आसपास खर्चा आ जाता है, क्योंकि वो 1 से 2 उसने रखा हुआ सामान, फिर मेंटेनेंस का बिल और ये वो, तो फिर आपकी तो पूरी शॉप है। देखिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये बेसिकली। तो फाइनेंस का आपने पूछा है कि कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो मैंने जब आपको कहा ना कि मेरा गोल और विजन कुछ और है, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं उसमें बिना नफ़े और नुकसान के। तो मेरा विजन ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 ब्रांचेस के ऊपर जाएं और पाकिस्तानियों को एक अफोर्डेबल ज्वेलरी मिले, क्योंकि जब आपका नंबर ऑफ़ आपके कस्टमर क्लाइंट सेलिंग बढ़ेगी, अगर वो प्रॉफिट कम भी है ना आपका, मेरा XYZ अगर वो प्रॉफिट 50 रुपीज़ भी है, मैं 500 नहीं कमा रहा हूँ आज, मैं 50 रुपीज़ कमा रहा हूँ, लेकिन जब इसकी ऑटोमेटिकली इसकी सेल बढ़ेगी तो एंड ऑफ द डे वो मेरा प्रॉफिट उतना ही बनेगा। अगर मैं आज 500 रखता हूँ तो मेरी एक लिमिटेड मार्केट होगी और मैं वहीं स्टॉप कर जाऊँगा, ठीक है ना। आज शीशे की सबसे अच्छी ख़ास बात यही है कि हर कस्टमर उसको मंगवा रहा होता है, और आप अपने रिलेटिव से पूछें तो आपके लाजमी आपकी फैमिली में किसी न किसी ने शीशे ज्वेलरी से बाय किया होगा, आपकी फैमिली में नहीं आगे रिलेटिव्स में किया होगा। तो उसका रीज़न यही है कि मेरा एम है कि शीशे ज्वेलरी का जो बॉक्स है ना वो हर घर में पहुँचाना, वो एंड ऑफ द किसी भी कॉस्ट पे जाए, चाहे मुझे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नेगेटिव में क्यों ना है उसकी। ठीक है, तो उसको यही कोशिश है कि सब जगह ज्वेलरी पहुंच जाए। हो सकता है आपके देखने शक्ल से जब मेरी तस्वीर वगैरह लगेगी फेसबुक पे तो कोई ना कोई कनेक्ट करेगा डेफिनेटली। तो कोई पॉडकास्ट के थ्रू भी कोई डिस्काउंट ऑफर भी कर सकते हैं मेरे का? पॉडकास्ट के थ्रू देखिए डिस्काउंट ऑफर हम इसलिए नहीं करते बाकी ब्रांड्स की तरह, उसका रीज़न इज दैट कि हमारा प्रॉफिट नहीं है। हमसे बड़े हमारे कस्टमर शिकायत करते हैं बहुत ज़्यादा कि आप लोग ना सेल्स नहीं लगाते, बहुत कम सेल्स लगती हैं, और लगती हुई हैं तो हमारी 10 to 15%। उसका रीज़न यही है कि मार्जिन कम है ना, मार्जिन कम है। देखिए मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आज अपनी प्राइसेस को बढ़ा दूं और उसके बाद में भी 40% बाकी ब्रांड्स की तरह, जो कि सो कॉल्ड आपका ये कह लें कि वो डिस्काउंट, लेकिन वो प्राइस बढ़ा के फिर डिस्काउंट देना तो मेरा नहीं है। तो मेरे कस्टमर जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और कंबाइंड इंस्टा पे कह रहे हैं, इंस्टा प्लस फेसबुक 550 तकरीबन इंस्टा पे हैं और 600K जो है वो फेसबुक के ऊपर हैं। तो ये ऐसे ही नहीं बने, ये 2014 से ही सारे मेरे कस्टमर्स हैं, मुझसे तकरीबन 8 ईयर्स 9 ईयर्स से ज्वेलरी परचेज़ कर रहे हैं। और आज भी आप किसी कस्टमर से पूछें, जो चीज़ उसने 2016-17 में परचेज़ की थी, अगर वो उसने 1500 में परचेज़ की थी तो आज 2024 में भी उसके प्राइस 1500 है, क्योंकि हमारे चंद आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि 10 to 15 आर्टिकल्स जो कि हमारे चले आ रहे हैं रेगुलर, वो हर यानी कि वो डिज़ाइंस ऐसे हैं कि वो हर दौर में कामयाब हैं। तो जिस कस्टमर ने भी वो परचेज़ किया था 2016 में, आप उनसे पूछें वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि हमने 1500 में लिया था, आज 8 साल बाद भी जहां प्राइजेस कहां से कहां चले गए, लेकिन ज़ीसे ने अपने प्राइस नहीं बढ़ाए, वो आज भी उतने गई है। कैसे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि अभी तक अगर मैं आटा दाल चीनी के हिसाब से लगाएं, उस वक्त भी अगर चीनी कोई अगर डॉलर से रखते हैं ज़्यादा आसान है सारी चीज़ें। आई थिंक उस वक्त डॉलर 100 रुपीज़ का बिल्कुल सही, राइट आपने। उस टाइम डॉलर जो था 101 102 इस तरह के प्राइस था। जी। और आज डॉलर कर लें अगर हम 278 पे, तो 300 प्राइस, तो आज उसको 4500 का होना चाहिए था तकरीबन। बिल्कुल होना चाहिए था, बिल्कुल राइट आपने बिल्कुल इसको कैलकुलेट किया है। अच्छा देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि कुछ चीज़ें आप की जाती हैं आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ। मेरे लिए बड़ा आसान था
जैसे कि बाकी ब्रांड्स ने किया है या पूरी पाकिस्तान ने किया सबने किया है कि उसके प्राइजेस को बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, और एक पोस्ट और सब चीज़ इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि प्राइजेस बढ़ गए। लेकिन देखिए एक मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जब इतनी हमारी एक पॉपुलेशन है जो कि बहुत उसकी एवरेज सैलरी एवरेज इनकम बहुत कम है, उसका भी तो दिल है ना, वो पाए कैसे करे। ठीक है, मेरे 10 प्रोडक्ट में अगर मैं नहीं उसको कमा रहा और मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ, बाकी चंद प्रोडक्ट तो हमने ऐसे भी दिए हमारे पास जिसको हमने यानी कि डिलीवर करने के बाद हमें लॉस था, तो हमने एक अरसे तक उसको रन किया, उसके बाद वो क्लोज़ कर दिए। डिमांड में थे लेकिन कस्टमर कहते थे हमें चाहिए, अगर वो चीज़ हमें 1500 की पड़ रही है और कंप्लीट तो हम कस्टमर को 1200 में दे रहे हैं, उसको हमने बंद किए। तो लॉन्ग टर्म विजन जब आपका होता है ना, तो आपको छोटे मोटे प्रॉफिट ना आप उसके ऊपर वैरी नहीं करते हैं, आप उसको फोकस नहीं करते हैं। तो अब इसके अलावा क्या देख रहे हैं आप? इसको आपने कभी ट्राई नहीं किया इंटरनेशनली सेल आउट करने का? नहीं, इंटरनेशनली हम 2015-16 से अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल जो है वो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी किया है, और कनाडा, USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप, इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज अवेलेबल हैं, और B2B के कस्टमर भी हैं और B2C के कस्टमर भी हैं। अमेज़ॉन वगैरह पे ट्राई नहीं किया? नहीं, अमेज़ॉन पे नहीं किया। अमेज़ॉन पे 2017 में जब कोविड नहीं आया था तो उस टाइम बिल्कुल ट्राई करने की कोशिश करी थी, लेकिन कोविड पाकिस्तानी को तो आपको पता है कोविड में ज़्यादा पता चला ई-कॉमर्स का और अमेज़ॉन का। ऐसा ही हुआ। तो मेरा एक थोड़ा सा ये था कि जब पाकिस्तानी को पता चल जाएगा ना तब नहीं करना है काम, क्योंकि उसमें फिर इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट होगी और इतना ज़्यादा। लेकिन ये तो अपनी जगह मजाक की बात है। एक रीज़न ये था कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेसिकली जो हमारे पास प्रोडक्ट था ना, वो कैजुअल वेयर नहीं है, वो वेडिंग वेयर है। तो वेडिंग वेयर ना अमेज़ॉन के ऊपर नहीं सेल आउट होगा। आप क्यों लेंगे? आप अपनी शादी की आपने शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी लेनी है या आपने ड्रेस लेना है, तो आप क्यों अमेज़ॉन से जाके लेंगे या पाकिस्तान की दराज से क्यों जाके लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं लेंगे। एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, आपको पता है कि आपकी भी शादी हुई होगी या नहीं हुई? नहीं, हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी घर वाले वालदा जब उसमें वो ड्रेस वो खुद जाना पसंद करते हैं, यानी कि हमारा ये है कि भाभी भी जा रही है, कल्चर है, हमारी भाभी भी जा रही है, ठीक है ना, और घर पे सिस्टर्स भी जा रही हैं, वालदा भी जा रही हैं, और वो जाके खुद फिजिकली देखती हैं और उसके बाद वो ड्रेस को बाय करती हैं, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बाय करती हैं। तो हम ऑनलाइन तो बिल्कुल है, अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ये कल्चर है, उन्होंने जाके फिजिकली टच करके उसको लेना होता है। जब तक हाथ से लगा के देखेंगे नहीं मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे फिर वो ड्रेस के साथ मैच होता है। बिल्कुल मैच होता है, उसको अच्छी तरह वेयर करके देखना, तो सेट आप जो है ना सेटिस्फाई उसी से होती हैं जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स। तो एक बड़ा चैलेंजेस था हमारे लिए कि पाकिस्तान में इसको ई-कॉमर्स पे दराज और अमेज़ॉन तो दूर की बात कि आप इसको अपनी शॉपिफाई अपना ई-कॉमर्स ऑनलाइन इसको सेल करना, क्योंकि हर कस्टमर कहता था इसको देख के लेना है ज्वेलरी को। आर्टिफिशियल ज्वेलरी और ड्रेस दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको इंसान कहता है बस मैं टच जब तक नहीं करूँगा तो मुझे फील नहीं आएगी वो वाली। तो ये बड़ा मुश्किल था इसको कस्टमर को ट्रस्ट डेवलप करना। ये होता होगा कि इमेज में वो चीज़ नहीं आएगी जो कि फिर वो फिजिकली आएगी। आपने ट्राई नहीं, मतलब लोगों ने ट्राई भी नहीं किया उसको ऑनलाइन बाय करने का, या आपने ट्राई भी नहीं किया सेल करने का, दोनों ही सवाल बनते हैं। अभी इस वक्त ई-कॉमर्स अवेलेबल है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए या अमेज़ॉन पे वो चीज़ें सेल आउट होती हैं जो कि आपकी डेली यूज़ की चीज़ें ज़्यादा हैं। तो हमने हर कोई भी वर्किंग आप करते हैं तो अपने पहले उसका जाहिर सी बात है एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि अमेज़ॉन पे 2-3 टूल है, जंगल स्क्वाड है और 1-2 है, हीलियम 10 है, ठीक है ना। आप पहले देख लेते हैं मार्केट कितनी है, तो हमने उसको बिल्कुल स्टडी किया था, उसके ऊपर वर्किंग करी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तो मार्केट है लेकिन कैजुअल वेयर की और ऑफिस वेयर ज्वेलरी की है, वेडिंग वेयर नहीं है। तो एक ब्रांड बना के छोड़ देते ताकि ब्रांडिंग तो होती रहे, जहाँ इतना आप खर्चा कर रहे हैं वहाँ ये भी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। असल में मेरा ये था कि अभी पाकिस्तान में बहुत काम करना है और बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान ही अब चाहते हैं कि यहाँ सस्ती, अच्छी और यूनिक जो है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो। पाकिस्तान में देखिए आपके पास अगर ये आप मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं तो आप इंटरनेशनली आप जाएँ। पाकिस्तान में भी आपके पास बहुत बड़ा स्पेस है, आप इंटरनेशनली जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं मेरी पोजीशन यानी कि मेरा फोकस डाइवर्ट हुआ था, जिसकी वजह से मैंने फिर अमेज़ॉन को स्टार्ट नहीं किया। ई-कॉमर्स अभी भी हमारा इंटरनेशनली चल रहा है, बिल्कुल है, ठीक है। हमारे वहाँ पर 8 साल से 7 साल से 10 साल से कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको दे रहे हैं। लेकिन अलग मार्केट प्लेस कोई चैनल तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान छोड़ के पहले आप पाकिस्तान को कवर कर लें, आफ्टर दैट बिल्कुल जाएं। क्या वजह है कि कोई कॉम्पिटिटर क्यों नहीं आ पा रहा? ऐसी क्या यूनिक बात है आपकी? ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है कि क्यों नहीं आ पा रहा। क्योंकि लोगों को लगता है ये बहुत आसान है और बहुत सारे लोग आते हैं इसमें। नहीं, बहुत लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी नहीं पता होगा, जब मैंने जब पोस्ट डाली तो सब छुप के आगे मैसेज कर रहे हैं। मैंने बोला भाई तुम लोग कमेंट पे क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्योंकि मेरी पोस्ट है तो अगर कुछ 2000 फॉलोअर्स हैं, कितने मतलब
20,000 फॉलोअर्स हैं, अभी तो मेरे यूट्यूब पे 28,000 फॉलोअर्स हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो आ रहे सब खामोशी से ना प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं डिफरेंट जगह से। या मैंने फेसबुक पे भी स्टेटस लगा दिया था, उस पर भी लगाया था हमने, व्हाट्सएप पे डिफरेंट जगह लगाया था। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, छुप के कर रहे हैं मैसेजेस ना। मैंने बोला यार तुम लोग पब्लिकली क्यों नहीं कर रहे हो? तो आई थिंक चाहते हैं लोग आना पर आ नहीं पा रहे। वो कहते हैं यार उनका मार्जिन पूछ लेना, क्या उनका प्रॉफिट पूछ लेना, या कहाँ से बनवा रहे हैं ये पूछ लेना। देर आर मल्टीपल क्वेश्चन मैं पूछूंगा, लेकिन तो क्यों नहीं आना पाता? कि मुझे लगता है कि आना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, इसमें आना बहुत सारे चाहते हैं। मेरे ख्याल से खास तौर पे फीमेल्स आना चाहती हैं। हाँ, आ भी चुके हैं। मैंने अपने करियर में मैंने 100+ बिजनेसेस को स्टार्ट करवाया। आपको हैरत होगी, उसमें मेजॉरिटी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के थे, क्योंकि जब आप ग्रो करते हैं ना तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, जाहिर सी बात है वो लोग आपकी तरफ देखते हैं कि यार हमें भी बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह पा रहे होते यार हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही करना है, क्योंकि वो आपको ग्रो करते हुए देख रहे होते हैं। तो उनको लगता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर प्रॉफिट बहुत है, या इन्होंने ग्रो किया है तो हम भी ये बिजनेस स्टार्ट करें। हर बंदा सोचता है, लेकिन होता क्या है कि बेसिकली जब उन्होंने किया स्टार्ट तो वो इतना आसान नहीं होता। और मैंने शुरू के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन बाद में मैंने अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स और जितने भी दोस्त अहबाब थे उनको मैंने कहा बिल्कुल आप बिज़नेस स्टार्ट करें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी से किसी भी किस्म की नॉलेज चाहिए तो मैं आपको देता हूँ, क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, जब आप एक विजन होता है, तो आप ये छोटी चीज़ें आप दूसरों को बिल्कुल दावत देते हैं। और तो उन्होंने स्टार्ट किया, और उसके बाद उनको ये लगा कि हम जस्ट मार्केट से जाएंगे, और आपको पता है जैसे मशहूर मार्केट यहाँ पर बोल्टन मार्केट है, वहाँ से परचेज़ करेंगे और यहाँ डालेंगे और उसको ऑनलाइन पे सेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर बोल्टन मार्केट की ज्वेलरी ऑनलाइन ई-कॉमर्स पे सेल होने लगती तो आज हर यहाँ पर ना 50,000 ब्रांड्स होते। ऐसा नहीं है। तो बोल्टन पे जो ज्वेलरी मिलती है वो एक डिफरेंट है, ठीक है, और ई-कॉमर्स का टेस्ट अलग है। और ई-कॉमर्स का पहले टेस्ट समझना होता है। हर चमकती हुई चीज़ कहते हैं ना, पुरानों की मिसाल होती है, सोना नहीं होती है। तो मेरे 1-2 दोस्त थे, वो गए, 3-4 दोस्तों ने मिलके स्टार्ट किया और खुद से जाके, मुझे नहीं बताया उन्होंने, और उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी परचेज कर ली मार्केट से आके। बहुत अच्छी ज्वेलरी अपनी सेंस में, रिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट्स, और लेकर आ गए। और उसके बाद फोटोग्राफर भी थे वो, ठीक है, सारे कैमरे वगैरह ज़बरदस्त उनके पास थे। उन्होंने पिक्चर्स दी जो कि बहुत अच्छी फोटोग्राफी थी। उसके बाद उन्होंने उसको रन किया। 2-3 मंथ्स के बाद वो सारी ज्वेलरी मेरे पास ले आए कि यार ये हमसे सेल आउट नहीं हो रही, आप इसको सेल आउट कर दो, जब सेल आउट हो जाए तो पैसे दे देना। हाँ। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये ज्वेलरी सेल ही नहीं करते, हमारे एक अपने डिज़ाइंस होते हैं और अपनी क्रिएटिविटी होती है जो कि हम खुद इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, और वो हम फिर उसके बाद पूरी दुनिया में भेजते हैं। तो ज्वेलरी को पहले तो ये समझें, कोई भी बिज़नेस है ना, तो आपने पहले उसको स्टडी करना होता है कि कस्टमर का क्या टेस्ट है। 3 चीज़ होती है ना बिज़नेस में, कि आपने पहले अपनी ब्रांडिंग, ठीक है, बायर पर्सोना। तो बायर पर्सोना लोगों इस चीज़ के ऊपर वर्किंग नहीं करते कि भाई बायर पर्सोना आपने बनाया, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। आपने बस, आपको लगा पाकिस्तान में कैसे बिज़नेस स्टार्ट होता है, यार मुझे अच्छा लगा यार आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिज़नेस करना चाहिए, या आपको क्लॉथिंग का कोई बिज़नेस करना चाहिए, आप उठे, आपने क्लॉथिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। आपने स्टडी नहीं किया उसको, तो स्टडी नहीं करते, इधर वर्किंग नहीं करते। पहले आप उसके अच्छी तरह देखें प्रोस एंड कॉन क्या है, ठीक है ना, ऑडियंस कौन सी है, और मार्केट साइज़ कितना बड़ा है। मार्केट साइज़ को, अगर आप मार्केट साइज़ नहीं है तो पहले आपको उसका मार्केट को यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद बिज़नेस स्टार्ट करें। तो आपकी वो बात कि बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट किया जाए और क्यों नहीं लोग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर क्यों नहीं आ रहे, उसकी सबसे मुश्किल काम इसमें सप्लाई चेन। ज्वेलरी शायद आप किसी न किसी तरह चलें जी, वो राइट डिज़ाइन बना लें, ठीक है ना, और उसके बाद आप इसको स्केल नहीं कर सकते इस बिज़नेस को। इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप मिसाल के तौर पर ड्रेस का बिज़नेस कर रहे हैं, क्लॉथिंग का आपका बिज़नेस है, अपैरल का, ठीक है, आपको ये वाली शर्ट्स का ऑर्डर आ गया और आपने आज 100 शर्ट्स बनाई, आपके पास 1000 शर्ट्स का ऑर्डर आ जाता है, तो आप 1000 शर्ट्स बना सकते हैं। उसकी टाइमिंग, मशीनरी अवेलेबल है, आप स्टाफ ज़्यादा हायर करेंगे, ठीक है, लेबर हायर करके ज़्यादा वो बना लेंगे। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या मसला है, इसके लिमिटेड कारीगर हैं जो इसको बनाते हैं। वो इसके जो कारीगर हैं वो यानी कि नायाब लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में 50 कारीगर मिल जाएंगे कि यार ये नहीं है तो वो सही। जैसे कि इंडस्ट्री में जाते हैं कि भाई ये CSR नहीं, कस्टमर सपोर्ट का पर्सन ही, तो 50 और हैं, दूसरे हैं। हाँ, ऐसे ही है। अब वो ही लोग इसको डिज़ाइन करते हैं, उनका हैंडमेड काम है, क्योंकि हमारे पास जीसे के पास टोटली हैंडमेड है, सारा क्राफ्टमैनशिप है। तो उसमें क्या है, उन्होंने 100 पीस ही बनाने,
1 महीने में अगर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको 1000 उनको पैसे ज़्यादा देके आप 1000 पीस बना लेंगे। प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। अगर आप मशीनरी लगाते हैं तो मशीनरी सक्सेसफुल नहीं है पाकिस्तान में। मैं एक आपको बड़ी अच्छा केस स्टडी देता हूँ। एक मशीन थी जो चाइना के अंदर बेसिकली हमारे जो वेंडर्स थे वो वहाँ पर देखा उन्होंने कि वहाँ पर ना वो एक मशीन है जिसमें पॉलिश होती है, जैसे पाकिस्तान में पॉलिश होती है, एक प्लांट होता है, तो उसमें एक निकल प्लेट्स लगती हैं, जैसे कि आपका सिल्वर या गोल्ड, सिल्वर पहले चढ़ा जाता है, निकल प्लेट्स डिप होती हैं, उसके अगेंस्ट वो पूरी पॉलिश होती है। तो डेली प्लेट्स लगती हैं और वो चेंज करनी पड़ती है। आज आपने मिसाल के 50,000 रिंग पॉलिश करनी है और उसके बाद वो प्लेट्स लगेंगी और उसमें सारी डिप होंगी और उसका पूरा आपका वो सिस्टम चल के उसके ऊपर वो कोटेड हो जाएगी, ठीक है। और वो ख़राब अगले दिन दोबारा आपने बनाना है, नया पानी नया चीज़ें दोबारा आपने बनता है। आपको हैरत होगी जान के, चाइना में भी वही प्लांट है, उसी तरह है, वहाँ पर भी वही सिस्टम है, निकल प्लेट लगती है। यहाँ 1 से 2 दिन में चेंज हो रही है। आप मुझे बताएं चाइना में कितने दिन में चेंज कर रहे होंगे उसको? चाइना की तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, आई थिंक महीने में कर रहे होंगे, या तो फिर अगर उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो टाइम कम ले रहे होंगे। उनकी प्रोडक्शन तो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वो 1 घंटे में चेंज कर रहे होंगे। फिर आपको हैरत होगी, पाकिस्तान में उस निकल प्लेट से मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं 10, उससे वो हमारे 50,000 पॉलिश कर रहे हैं हम लोग रिंग एक दिन, ठीक है। चाइना उसको 1 दिन में नहीं 1 साल में चेंज करता है। सेम कॉस्ट अगर यहाँ 10,000 की, वहाँ पर भी मिसाल के तौर पर 10,000 की 1 साल में, और उससे वो 50,000 नहीं 5 लाख रिंग्स निकाल रहा है। तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है ना। ये नहीं, मेरा कहने का मकसद है उसी वाटर के अंदर उसी कॉस्ट में वो 5 लाख रिंग्स पॉलिश कर रहा है और वो 1 ईयर के बाद चेंज कर रहा है निकल प्लेट। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त है, ये तो आपकी और कॉस्ट को मज़ीद कम कर देगी। अगर आज एक रिंग मिसाल के बाद 200 रुपीज़ में पॉलिश हो रही है तो ये तो जस्ट आपका 20 रुपीज़ पे चली जाएगी, इतने कम कॉस्ट आ जाएगी। तो हमने कहा मशीन इंपोर्ट करते हैं। हम मशीन लेकर आ गए, हमने इंपोर्ट भी करा लिया। हाँ, हमने प्लांट सेट कर दिया था। आप प्लांट सेट कर दिया, सारी चीज़ें वही, आप यकीन माने वो 1 दिन भी नहीं चला हमारे पास। क्यों? उसका रीज़न ये था, बड़ा सोचो विचार के बाद, कि वो सेम चीज़, वही प्लेट्स, वही सारा प्रोसीजर, मशीन वही, प्लांट वही। उसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान के अंदर उस मशीन में था कि अगर आपकी लाइट गई तो सारा जो वाटर बना हुआ है वो ख़राब। ये मसला चलें, हमने इसका वे आउट निकाल लिया कि हम जनरेटर रख लेते हैं या हम इसका यूपीएस पे सेट कर देते हैं, बैटरी के ऊपर सेट कर देते हैं। वो बैटरी और जनरेटर के ऊपर भी नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि चाइना में 1 सेकंड अगर आपकी उस मशीन कहता है, अगर आपकी पलक झपकने पे भी वोल्टेज अप एंड डाउन हो, जाना तो दूर की बात, लाइट जाना, तो अगर उसके से वोल्टेज अप एंड डाउन हुए तो वो पानी ख़राब हो जाएगा। अब आप सोचें कि चाइना में सालों साल आपका पलक झपकने के बराबर भी आपके वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते, लाइट जाना तो दूर की बात है। तो आप सोचें पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल था? वो आज भी मशीन सड़ रही है कारखाने के अंदर, ख़राब है फैक्ट्री में। बेसिकली प्रोडक्शन का भी तो कहीं ना कहीं ताल्लुक है ना, इलेक्ट्रिसिटी से भी आप। तो प्रोडक्शन नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से अगर हम मशीनरी, जैसे अगर आपने दूसरी बात जो मैं समझा, आपने कहा एक तो बंदे नहीं है, दूसरा है कि अगर हम मशीनरी इंपोर्ट भी कर लें, ठीक है, और उसको यूटिलाइज करने से शुरू करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या वो रिसोर्सेज नहीं है जो कि चाइना वालों के पास है, तो हम शायद उससे कॉम्पीट भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। और उनकी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी होती है या नहीं? उनकी देखिए ज्वेलरी सस्ती तो होती है। सस्ती उसका रीज़न है, चाइना में एक जो ज्वेलरी होती है ना, वो एक अलग कैजुअल वेयर की ज्वेलरी होती है। चाइना कभी भी वेडिंग वेयर ज्वेलरी नहीं बनाता। चाइनीज़ को पता ही नहीं है झूमर किसको कहते हैं। सही है। चाइनीज़, मेरे बहुत सारे वेंडर हैं चाइना में, तो मेरी जब बात हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली फीमेल होती हैं जो फैक्ट्री ऑनर्स होती हैं, बिजनेस जो कर रही होती हैं, वो मोस्टली जो है वो फीमेल्स हैं। क्योंकि हमारी 5% सिर्फ चाइना से इंपोर्ट होती है, 5%, क्योंकि मेरा मेजॉरिटी जो वर्क है वो मेड इन पाकिस्तान है। हम 90% जो काम है वो मेड इन पाकिस्तान हैंड वर्क पे काम करते हैं, हमारी ज्वेलरी है। तो उनको समझाना इतना मुश्किल होता है कि बिंदिया बनानी है, टीका बनाना है, इन सेंस उनको टीके का भी नहीं पता। तो उनको डायग्राम देके समझाना पड़ता होगा ना? बिल्कुल, डायग्राम देके भी समझाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। वो चाइना एक स्पेसिफिक ज्वेलरी सिर्फ बनाता है। मिसाल के तौर पर आपकी चेन्स, लॉकेट्स, आपके कैजुअल वेयर की इयरिंग्स, फिंगर रिंग्स, ये चीज़ें वहाँ पर बनती हैं। जो आपके ट्रेडिशनल जो पाकिस्तान का कल्चर है ना, जो पाकिस्तान, इंडिया, एशिया का जो कल्चर है, वो वाली ज्वेलरी वहाँ नहीं बनती, वो पाकिस्तान और इंडिया में ही बनती है सिर्फ। इंडिया के साथ क्या कंपैरिजन है अगर हम करें? चाइना के साथ तो हमने कर लिया, इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। और इंडिया बहुत ही बड़ी मार्केट है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, और पाकिस्तान उसका 1% भी नहीं है। ना पाकिस्तान में डिज़ाइनर हैं,
ना पाकिस्तान में आपकी कोई इंडस्ट्री है, ना मशीनरी है, ना कोई टेक्नोलॉजी है। इंडिया आपकी 100 से बड़ी मार्केट है और वाहिद किंग है पूरी वर्ल्ड के अंदर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर, क्योंकि इंडिया में आपके जो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देखें पाकिस्तान में फ़ैशन से रिलेटेड कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कितने डिज़ाइनर आपके निकल रहे हैं एज अ फैशन डिज़ाइनर, जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी के हैं, अपैरल फैशन नहीं है, ना होने के बराबर हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं बताता हूँ, हैरत होगी आपकी, 2023 में इंडिया की जो ज्वेलरी की मार्केट थी वो $85 बिलियन थी। 85 बिलियन जी, मार्केट साइज तो उनका पूरा जीडीपी की नहीं है मेरा ख्याल से। बिल्कुल ऐसी, हम एक $1 बिलियन के लिए IMF से जो है ना वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 85 बिलियन का ने वर्क किया है इंडिया ने, और पाकिस्तान का एक जिसको कहते हैं ओनली $1 बिलियन भी नहीं पहुंचा है। आप सोचें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कितना आप बता रहे हो? 1 बिलियन भी नहीं है। 1 बिलियन भी नहीं है। आई थिंक टेक्सटाइल का भी 3-4 बिलियन चल रहा है, कोई इतना कोई खास नहीं चल रहा, सिर्फ थोड़े चौड़े में चल रहे हैं, मैंने देखा। बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ चौड़े में चल के मीडिया पे आते हैं। और इसमें से आप अगर हम 1 बिलियन कर भी रहे हैं तो आप वो कर कैसे रहे हैं? आप ये तो देखें, उसके पीछे सारा रॉ मटेरियल हम चाइना से ले रहे हैं। आपकी सारी कॉस्ट रॉ मटेरियल, याद आ गया मुझे, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ बनाने जाएं, आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करने जाएं, आपके पास रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? चाइना से आता है। चाइना से आता तो है। ये तो हमारे हालात हैं। एक वो भी कुछ हम टेक्सटाइल की बात कर रहे थे जिसपे हमारा बता रहा था $5 मिलियन का, इतने का बिलियन का है। मिलियन तो नहीं है, बिलियन ही होगा डेफिनेटली टेक्सटाइल का। उसमें से जो हमारी इंपोर्ट है वो $2 बिलियन की है। तो वो क्या आपने कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना, वो तो सिर्फ आप नाम ही कमा रहे हो। बिल्कुल ये ऐसे ही। ज़्यादा तो कुछ चिल्लड़ ही कमा रहे होंगे आई थिंक, और एक्सपोर्ट तो हो नहीं रही, कुछ भी नहीं है। क्या पता नहीं क्या चल रहा है। देखिए, एक्सपोर्ट जितनी, क्योंकि आपके पास ना रिसोर्सेज नहीं है, एक्सपोर्ट ऐसे नहीं बढ़ेंगी। एक्सपोर्ट के लिए पहले आपको गवर्नमेंट को आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, आपको जोन देने पड़ेंगे इंडस्ट्रियल, और वहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात आई, आपको सबसे पहले काम रॉ मटेरियल आपको खुद उस पर सारे टैक्सेस हटाने पड़ेंगे आपको। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, आज क्यों चाइना से इंपोर्ट इतनी बढ़ रही है जिसके लिए आप परेशान हैं, उसका रीज़न ये है कि आप पाकिस्तान में उसको अगर कोई चीज़, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी हाई होती है। हाई है, इतनी तो हाई है। आपके लिए वो आसान होता है, आप कहते हैं कि इसको छोड़ें, मैं चाइना जाता हूँ, वहाँ से बनवा के ले आता हूँ। यहाँ अगर वो चीज़, एक बात है वो 100 रुपये की पड़ी है, चाइना से सेम वही चीज़ आपको 25 से 30 रुपये में आ जाती है। पड़ेगी यार। 10 मैं अभी रुपये। आपको बताता हूँ, मैं एक हज पे गया था तो वहाँ पर एक टोपी मुझे पसंद आई एम्ब्रॉयडरी की। आपका काम होता है, आपको वही चीज़ पसंद सही आती है, है, बिल्कुल। आप वही ढूंढ रहे होते हो। इवन तो मेरी इतनी आदत हो गई कि कोई अगर मैं चलते फिरते भी फीमेल के ड्रेसेस भी देख रहा होता कि इस पर कितनी एम्ब्रॉयडरी हुई है, क्योंकि आपका काम ही यही है। तो मैं ख़रीद कर लिया, वहाँ पे मुझे 2 रियाल की मिली होगी, समथिंग अराउंड 160 रुपये। वहाँ से मैं ख़रीद के यहाँ लेकर आया, मैंने अपने लिए रखी। अब मैंने बल्कि सबको ले ली। मैंने कहा एम्ब्रॉयडरी है, थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिखेगी। मैंने कहा चलो यार यही बना के बेचते हैं। तो मैंने उस पर कोटेशन ली, तो यहाँ पे मैंने सोचा यार आखिरी प्राइस जो मैं आपको दे रहा हूँ वो 600 का दे रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं 160 रुपये की तो ख़रीद के लाया। 5000 रुपये तकरीबन। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तो हुआ। मैंने कहा इसका मतलब यार कह रहा भाई इसका यूनिट प्राइस तो चेक करो हमारा बिजली का बिल। मैंने कहा चाइना से बनवाता हूँ। चाइना में मैंने उसको तस्वीर भेजी, अलीबाबा का अकाउंट तो है मेरे पास। मैंने बोला यार मुझे वहाँ से प्राइस बताओ कि कितने का है। उसने बोला 0.2 0.3 के दरम्यान में दे दूँगी अगर तुम मुझे 0.2 सेंट्स, आई थिंक 50 रुपये की अगर। हाँ सही है। अब वो सही है ना, क्योंकि साइड से तो 50 रुपये की बनी, 50 रुपये आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, 50 रुपये वो अपने पास रख रहा होगा, क्योंकि तकरीबन 160 रुपये के आसपास बने। यानी कि आप सारे एक्सपेंस के साथ भी वो 100 रुपीज़ पाकिस्तान में पहुंच जाएगी, और यहाँ अगर आप मैन्युफैक्चर, तो देखिए ना कितना बड़ा 1000 डिफरेंस है। 100 रुपये भी आप ज़्यादा करें, आई थिंक 70 रुपये में पहुंच जाएगी। तो आप वही 500% समझ लें आप नेशन को किस तरफ लेके जा रहे हैं। आज आप नहीं सोच रहे हैं, आप इंडस्ट्री लगाने का, आज फैसिलिटेट करने का आप आज नहीं सोच रहे हैं, तो नेशन तो यही करेगी, इंपोर्ट ही, आपकी मजीद इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। बिजनेस तो करना है, लोगों ने काम तो करना है ना। तो आप क्या ही बेहतर है कि आप यहाँ पर फैसिलिटेट कर दें, और उससे ज़्यादा अर्निंग आपकी यहाँ पर गवर्नमेंट की होगी। आप जितना आप इंपोर्ट को रोकने में लगा रहे हैं, जितना आप परेशान हैं इंपोर्ट से, ठीक है ना, वो अगर आप फैसिलिटीज़ यहाँ दे दें तो मैं समझता हूँ उसका आपका डबल जो है वो मार्जिन गवर्नमेंट को रेवेन्यू इधर से जनरेट होगा। इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा आपने बताया था भी कि अगर वो एक पलक झपकाते हुए भी उसके वोल्टेज आगे पीछे हो जाए, हम तो ऐसा अज्यूम भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। हम ऐसा शायद ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में अज्यूम नहीं कर सकते हमारे साथ ऐसा ज़िंदगी में कभी आपके पास पूरे 220 वाट एक साथ आए हों। नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि शायद हम ऐसा ज़िंदगी में सोच भी सकते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। ये ऐसे ही है कि आज से 10 साल पहले हम सोच सकते थे कि हम, ये क्या था खैर,
वो बारिश हो रही है अभी भी क्या? हाँ, चलो ये पूरी आवाज बारिश की आ रही है। ये बारिश की आवाज ये थी। पिछले थंडर स्टॉर्म हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इतनी दूर की हवा थी कि वो गेट बंद हुआ, उसका प्रेशर इतना निकला कि ये भी खुल गया। सही है यार। अच्छा ये भी तो होता होगा कि अगर फीमेल्स खुद अगर चाइना से बाय करने की ट्राई तो करती हैं क्योंकि सस्ता है वहाँ पे मिल रहा है, तो क्या रेशियो रहा है आपके आइडिया में कि लोग अगर ट्राई इस तरह की कर रहे हैं? देखिए, जो एक नॉर्मल कोई भी पर्सन जो है ना डायरेक्ट चाइना से बाय नहीं कर सकता ऐसे, बहुत मुश्किल है। और अगर आप अली बाबा की बात करते हैं तो अली बाबा की साइट पे आप जाके देख ज़रूर सकते हैं, लेकिन जब आप उसकी नीचे शिपिंग रेट्स देखेंगे ना, वो चीज़ तो आपको मिल रही होगी मिसाल के बाद $5 की, $10 की, लेकिन जो उसकी शिपिंग कॉस्ट आ रही होगी जो पाकिस्तानी 70,000 to 80,000 रुपीज़ बन रही होती है। और वो कस्टम पे भी फंस जाती है। एक आधा मैंने भी ट्राई किया कुछ मंगाने का, कुछ मुझे एम्ब्रॉयडरी के पैचेस मंगाने थे, तो वो मैंने ट्राई किया, वो बिला वजह का कह रहा है कि वो 2,000 रुपये की फ़ीस लग गई। टाइप मैंने कहा भाई तू खुद ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए यार। हाँ, कस्टम के इश्यूज़ हैं, तो इतना आसान नहीं है कि आप कोई भी जाए और अपने कोई भी प्रोडक्ट अली बाबा से उठ के वो ऑर्डर कर दे। अव्वल तो उसके प्राइस नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट सप्लायर्स होते हैं, फिर आपके एजेंट्स होते हैं जो आपकी चीज़ों को क्लियर करवा के देते हैं और आपको पाकिस्तान में डिलीवर करके देते हैं, तो डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। इसमें फिर साइज़ का भी तो मैटर आता है कि इसकी कुछ साइजेस होते होंगे, अब उसको एडिट, और जैसे हमारा स्मॉल मीडियम लार्ज साइज़ होता है, तो इस तरह के साइजेस के हिसाब से कभी आपने डिलीवर कराया कैश ऑन डिलीवरी पे और उसने फ़ोन में मेरा साइज़ नहीं है भाई रिटर्न करो, तो इस तरह के भी रिटर्न आते हैं? अच्छा देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे ही कि अब ख़वातीन को अपने बैंगल्स के साइजेस नहीं पता, ठीक है ना, प्रोडक्ट उनका है, आपको हैरानगी होगी। तो होता क्या है, वो अपनी समझ में, और हमारे यहाँ कोई एक स्ट्रीमलाइन कोई भी चीज़ नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बैंगल्स में तकरीबन 4 साइजेस होते हैं, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब हमारी जो ख़वातीन है, जो एक टिपिकल लैंग्वेज में साइज़ चल रहा है, उसको कहती हैं मिसाल के तौर 2.6 को 2.25, 2.6 को 2.25, 2.25, और 2.25 हुआ बेसिकली, वो 2.25 हुआ। इसी तरह 2.5 कहती हैं 2.8 को। अब वो एज्यूम कर रही होती हैं कि मैं 2.5 साइज़ मंगवा रही हूँ, तो वो 2.5 2.5 आएगा, जबकि वो ऐसा नहीं है, वो अलग साइज़ आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद उनको ये मुगालता होता है, तो होता है बहुत सारा। तो हमने इसीलिए एक ज़बरदस्त अपना चार्ट बनाया हुआ है, हमारी वेबसाइट पे जाएं तो साइज़ चार्ट होगा। हमने एग्जाम्पल देके समझाया हुआ कि अगर आप इंची टेप से नापेंगी, इसको ये कहते हैं, यानी 3 साइज़ का एक साइज़ बनता है। 2.6 को भी यही कहा जाएगा, 2.2 को भी यही कहा जाएगा, इसी तरह। तो उसका नीचे हमने डायमीटर देके भी समझाया हुआ। अब रिटर्न आ जाते हैं। रिटर्न के ऊपर आपने कहा ना कि कस्टमर्स को फिर भी हो जाता है जी, उनको फिर भी नहीं समझ में आया और उन्होंने साइज कर दिया रिटर्न। तो देखिए, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जीसे की एक जो सबसे तरक्की का राज वो एक यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कस्टमर्स को एंटरटेन किया। 2014 में जब लोग ऑनलाइन शॉपिंग को फ्रॉड समझते थे और होता था, हमने खुद देखा है कितने सेलर्स क्या किया करते थे कि कस्टमर को चीज़ डिलीवर हुई, उनको नहीं समझ में आई या XYZ कोई भी इशू था, अब कस्टमर उनसे टॉक कर रहा है मुझे एक्सचेंज करके दें, तो अब वो कस्टमर क्या कहता था, मेरे पास आप आए, ये उठा के लेके जाए, मुझे दूसरा दें। हालांकि इस सेंस में सेलर्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो खुद आए या भेजा। वो ये कहता था कि आप इसको भेज दें, हम यहाँ से दूसरा भेज देंगे। कस्टमर इस पर आर्ग्यू करता था, नहीं हम तो नहीं भेज रहे। और वो कस्टमर अपनी जगह एक तरह से राइट था। क्यों? उसने ऑनलाइन शॉपिंग मंगवाई की इसीलिए कि उसको मार्केट नहीं जाना, वो घर बैठे हुए चीज़ मंगवा रही है। अब वो कैसे दोबारा घर से बाहर निकले और लॉजिस्टिक कंपनी पे जाए, 300-400 रुपये उनको दे और उसके बाद वो आपके पास भेजे, फिर आप उसको शिप करेंगे। तो ये बहुत बड़ा गैप है मार्केट में, जो हमने कहा ना, फैसिलिटीज़ नहीं है। बहरहाल में आप इस बात पे भी आते हैं कि कस्टमर ने बहरहाल एक्सचेंज जीसे की खास बात ये थी कि हमने कस्टमर्स को खुद कॉल करते थे, अगर कोई कंप्लेन रिसीव होगी, आज भी करते हैं हम। सारे कस्टमर जो ऑर्डर कर रहे होते हैं उनको छोड़ देते हैं। हमने कंप्लेंट डिपार्टमेंट में अपने CS सपोर्ट को ये स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि सबसे पहले अगर किसी को कोई कंप्लेन आती है, आप उसको मैसेज नहीं, आप उसको डायरेक्ट कॉल करेंगे कि मिस आपके साथ क्या आपके पार्सल पे इशू आया है, आप उसको एंटरटेन करेंगे पहले, क्योंकि वो उसको एक चीज़ ख़राब मिली है, देखिए, और वो आप तहम्मुल से नहीं बात करेगा आपसे ना, तो आप मैसेज के बजाय उसको कॉल करें, क्या आप बेफिक्र हैं, आपका ये जो भी इशू है, साइज़ को चेंज करना है, डैमेज निकल गया प्रोडक्ट, हम आपको एक्सचेंज करके देने के पाबंद हैं। से पाबंद आपको देगा। क्यों? क्योंकि ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सही आइटम पहुंचाएं। आपकी भी मिस्टेक है अगर ना कि आपने साइज़ गलती से ऑर्डर कर दिया, तो हमारे पास 2 सर्विसेज हैं। सिटी में क्या होता है, हम खुद आपका पार्सल पिक करवाते हैं, पिक भी हम खुद करवाते हैं और उसको अगेन डिस्पैच भी करवाते हैं, उसके किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होते। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कोरियर लॉजिस्टिक कंपनी सर्विसेज नहीं दे रही होती, तो हम कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मिस अगर आप ये हमें किसी भी कोरियर कंपनी से इसको सेंड कर दें,
आपके वो जो सेंड करने के चार्जेस है वो भी हम आपको पे करेंगे, ठीक है, और हम आपको फिर दोबारा, तो कस्टमर अब ट्रस्ट होता है तो वो कर देते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में सेलर्स क्या करते हैं, आसान हल क्या करते थे 2016, 17, 18 की मैं बात बता रहा हूँ, वो सीधा ब्लॉक कर दिया करते थे। हम अपने कस्टमर्स को ब्लॉक नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि 2016 में आज इतने सारे स्टार्टअप्स से, इतने सारे बिजनेस बंद हो गए। रीज़न यही है कि उन्होंने कस्टमर सपोर्ट पे काम नहीं किया। और देखिए आपका ना मेन कस्टमर पिलर होता है, कस्टमर सपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान में तवज्जो नहीं जाती। आप यूएसए में काम कर रहे हैं तहसीन साहब, आपको मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आइडिया होगा कि सेलर्स के राइट्स कितने हैं और बायर्स के राइट कितने हैं। वहाँ यूएसए में, यूके में बायर्स के बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। हम पाकिस्तान में एज अ बिजनेस भी, पर्सन भी, इंटरप्रेन्योर भी, मैं इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करता कि कहीं मेरे बायर्स को पता ना चल रहा है। बायर्स के राइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि नहीं है बाहर नहीं कर पाता ना यहाँ पे। वो जाएगा कहाँ, बोलता है यार अभी चलो 500 की चीज़ या 1000 की चीज़ थी, वो छोड़ देता है फिलहाल, छोड़ देता है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए मैं हर चीज़ को एग्जाम्पल खुद के ऊपर रख के सेट करता हूँ कि मैं अगर एक शर्ट ऑर्डर कर रहा हूँ और वो शर्ट बिल्कुल सही आई है, मैं अब शर्ट ऑर्डर कर रहा हूँ और वो शर्ट बिल्कुल सही है, लेकिन उसका एक जो बटन है वो डैमेज है, तो मेरा दिल ख़राब हो जाएगा, यार ये ना डैमेज आ गया बटन। अब मैं इसको एक्सचेंज करवाना, चीज़ें करवाना, आई थिंक बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, और हमारी पॉडकास्ट रहने इस टाइम में, अच्छा करें कंप्लीट हो जाए बस। तो हाँ तो उसमें जो है आपको जो है ना अपने ऊपर जब आप एग्जाम्पल सेट करते हैं ना, तो आपको फिर रियलाइज़ होता है कि वाकई कि कितना बड़ा इशू है। अगर हम इस चीज़ को देखें, मैं हर चीज़ को एग्जाम्पल खुद के ऊपर कि यार अगर कोई लड़की है और वो अपने पैसे, अपनी सेविंग से पैसे जमा करके अपनी पसंद का एक कोई ज्वेलरी सेट ऑर्डर कर रही है, इयरिंग्स ऑर्डर कर रही है, और उसको वो डैमेज मिल रहा है या उसको ख़राब मिल रहा है, उसका क्या कसूर है? वो बेचारी बहुत एफर्ट, कितनी डिसहार्ट हो, ठीक है ना। तो लेकिन हमारा कुछ नहीं जाएगा, कंपनी की थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, हम उसको, ठीक है, कॉस्ट भी लगेगी, उसको चेंज करके दे देंगे, लेकिन पूरी ज़िंदगी का कस्टमर बन जाएगी वो, ऐसा ही है क्लाइंट। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कस्टमर सपोर्ट के ऊपर बहुत काम किया, और मेरे क्लाइंट, मैं खुद नहीं और कस्टमर खुद इस चीज़ के कमेंट्स के अंदर गवाह हैं। वो आके जितना अप्रिशिएट करते हैं और बताते हैं कि 8-8, 10-10 साल हो गए, यानी कि लिटरली अभी इत्तफाक है, मैं विज़िट के ऊपर था अपनी एक ब्रांच के ऊपर, तो वहाँ पर एक कस्टमर कनाडा से आया, और कनाडा से उसने कोई 2 ईयर्स पहले कोई हमसे ज्वेलरी परचेज़ की होगी, कनाडा में डिलीवर हुई थी वो। तो उसने कहा मेरा, क्योंकि कनाडा ये यूएसए वाले लोग आपको पता है पाकिस्तान में बहुत एक टाइम के बाद आते हैं, तो वो 2 साल बाद पाकिस्तान में ही उन्होंने सेट रखा था मुझे एक्सचेंज करवाना। उन्होंने पहले ही हमसे CSR सपोर्ट से डिस्कस कर लिया था, हालांकि वो हमने आर्टिकल बंद कर दिया, फिनिश हो चुका था, वही हमने उनको एक्सचेंज करके दिया। तो उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि आपने 2 साल बाद भी मुझे एक्सचेंज करके दिया, जो कि हमारी पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी 3 डेज़ की है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कुछ लिमिट सेट करनी पड़ती है, लोग वरना उसको गलत इस्तेमाल भी करते हैं ना, बहुत ज़्यादा गलत। तो अगर मैं बहुत दफ़ा हुआ है कि लोगों ने वेयर करके ज्वेलरी दे दी, पहले हमारी पॉलिसी वो थी कि 7 दिन की रखी होगी आपने, तो एक्सचेंज पॉलिसी भी लंबी थी और रिटर्न की पॉलिसी भी थी, हमें मजबूरन उसको शॉर्ट करना पड़ा और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं ऐसे ना कि वो आपको ज्वेलरी वेयर करके उसके बाद वो नेक्स्ट इवेंट के लिए ज्वेलरी चेंज कर रहे हैं, या वो पहनने के बाद रिटर्न दे रहे हैं आपको। तो हमने इसीलिए उसको ब्लॉक किया, क्योंकि उसमें थोड़ा हाइजीन का भी इशू आता है। अगर एक्टर को अलाउ कर रहे हैं तो इनको भी अलाउ कर दें, वो पहन के वापस नहीं, एक्ट्रेसेस को दी जाती है, रिटर्न नहीं ली जाती ना। अच्छा, रिटर्न नहीं लेते? नहीं, रिटर्न नहीं लेते। तो वो बात ये है, और वो ज्वेलरी अगर कोई हमारी ऐसी है भी, तो हम वो एक अलग डिस्प्ले और उसी काम के लिए रखते हैं कि शूट्स में यूज़ हो रही है, मॉडलिंग के लिए हो रही है, वो अलग ज्वेलरी। ऐसा आर्टिकल बताए ना कि अगर किसी लड़की को प्रपोज करना हो तो वो बोले कि यही आर्टिकल है, जाके ले, लड़कों का काम आसान करें ना। जब आप पॉडकास्ट में हैं तो उनका भी तो कोई फ़ायदा हो। अच्छा देखिए, उसके लिए बहुत इजी है। सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स को पसंद होती है ना, वो फिंगर रिंग एंड ब्रेसलेट्स हैं। तो उसके आर्टिकल नंबर कुछ बहुत ज़्यादा चलते हो, बताएं। वो बहुत ज़्यादा, आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको बेस्ट सेलिंग की कैटेगरी है, लेटेस्ट कलेक्शन एंड बेस्ट सेलिंग। वहाँ जाएंगे तो आपको फ्रंट में नज़र आ जाएंगे, जो कि रीज़नेबल प्राइस में होंगे और सबसे अच्छे आर्टिकल होंगे। आप www.zse.p की हमारी वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको फ्रंट पे ही नज़र आ जाएंगे। तो बहुत इजी है, आप वहाँ जाके उसकी प्राइसेस भी देख सकते हैं, उसके साइजेस भी मेंशन है, और अगर आपको डायरेक्ट डिलीवर करवाने तो वहीं पर ही ऑर्डर प्लेस करें, और अपने उस जो है वो पर्सन का, स्पेशल पर्सन का एड्रेस एंड नंबर वहाँ पर पुट करें, तो उनको वहाँ पर गिफ्ट पैकिंग एंड डिलीवर भी हो जाएगा। और अगर रिटर्न आया, बोली मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, लेकिन उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कम्युनिकेट तो ज़रूर करना पड़ेगा ना, और आप ज़ाहिर सी बात है पे पहले करेंगे ना यहाँ पर। अच्छा, पैसे की, हाँ, पे आपको पहले करना पड़ेगा। और हमारे पास ZSE के पास 2016 से हम लोग एक चीज़ कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बहुत कम कैटर हो रहा है। पाकिस्तान में पेपॉल नहीं है, लेकिन हम 2016 से अपने कस्टमर्स को पेपॉल की सर्विसेज दे रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। हमारे जितने भी यूरोप के, USA के, कनाडा के क्लाइंट्स हैं,
वो 2016 से 2016 से पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर कैश ऑन डिलीवरी पे उसने करा तो फिर आपको लॉस हो जाएगा आई थिंक। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी देखिए आप क्यों करेंगे, आप गिफ्ट दे रहे हैं और कैश ऑन डिलीवरी क्यों करेंगे? हो सकता है ट्राई मार रहा वो कि यार शायद चला जाएगा, नाम मेंशन नहीं करे, बाद में बोलेगा कि यार मैंने भिजवाई थी। देखिए आइडिया तो आइडिया है। देखिए जैसे आपने कहा ना कि लोग आईडी को इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैंने 30 डेज का लगा रिटर्न करके वापस चेंज कर दे, मैंने कहा देखिए यहाँ भी वो आइडिया लगा सकता है। भाई भेजी उसने, ट्राई मारी, अगर लगे तो बोलेगा मैंने ही भेजी थी, वरना आपके वापस आ जाएगी। नहीं, वो 100% रिटर्न ही आएगी। हाँ, अगर ट्राई वो हो सकती है, अगर आप पे कर दें और वो जो है वो 0 अमाउंट से डिलीवर होगा तो फिर ट्राई आपकी लग जाएगी। पॉडकास्ट में हो गया, पता नहीं कितने लोग सुन लेंगे और सर वो ट्राई मार रहे हो। तो अगर कोई लड़का कोई ज्वेलरी ऑर्डर कर रहा है तो आप उसको पहले वेरीफाई कर लेना भाई आप ही ने ऑर्डर किया। हमारी वेरीफिकेशन जो प्रोसेस है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एक कॉल करते हैं तो सबसे पहले आपको रोबो कॉल जाती है हमारी तरफ से ना, जो कि एक ऑटो कॉल है। जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस पे आपने क्लिक किया, यहाँ विद इन अ सेकेंड्स में आपके पास एक कॉल आ जाएगी और सिस्टमेटिक कॉल होगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपका ऑर्डर कंफर्म है, कैंसिल है, जो भी है। आफ्टर डेट उसके बाद भी फिर हमारा CSR वो डिस्पैच करने के बाद भी आपको मैसेज ड्रॉप करेगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा। AI सिस्टम लगाया आपने? हमने बेसिकली AI सिस्टम इंटीग्रेट किया अपना, और क्योंकि अपना आपको जो स्टैंडर्ड रेट है मार्केट के अंदर उसको कम करना ही होता है ना रिटर्न रेशो को, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी तो कॉस्ट महंगी नहीं पड़ती होगी आपको? AI की कॉल तो भी बहुत महंगी पड़ती है। देखिए कॉस्ट बिल्कुल है, लेकिन आपका जो रिटर्न है उससे अगर आप कंपेयर करें ना तो फिर भी कम है और आपका ऑटोमेट हो जाता है बिजनेस। पहले हमारे 4 CSR सुबह में स्टार्ट करते थे कॉलिंग को, तो आपकी कॉस्ट वो 4 CSR की आपकी बच गई। अगर एक किसी CSR सपोर्ट की जो एक सैलरी की हम बात करें तो वो तकरीबन एक स्टैंडर्ड जो है वो 30 to 40,000 है, ऐसे ही है स्टैंडर्ड है जो पाकिस्तान में एक चल रहा है। तो अगर आपने 4 CSR रखी हैं तो अवेलेबल है आपके पास रिसोर्सेज, तो उसकी कॉस्ट 120 हो गई। और फिर क्लाइंट का भी टाइम डिफरेंट है। क्लाइंट का भी टाइम डिफरेंट है। अभी तो वो ऑनलाइन बैठा था तो आपने वेरीफाई करा लिया उससे। जी बिल्कुल। और अगर आप रात को उसने ऑर्डर किया है तो सुबह सो रहा होगा, तो आप उसको कॉल करके नहीं वेरीफाई कर सकते, आप शाम तक इंतजार करें, शाम में उसका जाने का टाइम हो गया CSR वाले का। बिल्कुल ऐसे ही है कि तो हमारे कराची वाले जैसे आपको पता है 12 बजे के बाद जो है वो सो के उठते हैं, तो ये बड़ा चैलेंज रहता है कि आपका ऑफिस सुबह 9 बजे ओपन हो रहा है। ये जो सिस्टम आपने यूज़ किया है, मैं थोड़ा सिस्टम पे जाना चाहूँगा, तो ये पाकिस्तानी बेस्ड यूज़ कर रहे हैं कोई इंटरनेशनल? नहीं, पहले देखिए इंटरनेशनल था, लेकिन अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स इसको अपना रहे हैं। ठीक है, हमने तो बहुत पहले जब ये नया पाकिस्तान में आया था तो हमने इसको अपने पास इंटीग्रेट कर लिया था। देखिए बिजनेसेस जो है ना आजकल आपको अपडेट करने पड़ते हैं अपने ना, आप अपग्रेड नहीं करेंगे अपने बिजनेस को आप पीछे रह जाएंगे। तो और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी को इन करना पड़ता है। अब कहने को आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ब्रांड है, लेकिन हमने इसके अंदर टेक्नोलॉजी को इन किया, हमने जो स्केल किया हमने टेक्नोलॉजी की मदद से किया। आज पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई भी बिज़नेस है, आप जब तक टेक्नोलॉजी को ऐड नहीं करेंगे तो आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकता। सही। तो अभी क्या टेक्नोलॉजी आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास और होनी चाहिए ऐसी? ओवरऑल जनरल एरिया में बात करें, आपके आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर बात कर लें, तो अभी आपको ऐसा क्या लगता है कि यार ये टेक्नोलॉजी भी मुझे और चाहिए होता है कि यार कुछ ना कुछ नया लाना चाहिए? देखिए पाकिस्तान में ना बहुत सारी चीज़ें जो भी आनी हैं इधर, ठीक है ना, और कुछ रुकावट हैं गवर्नमेंट की, कुछ बैन और कुछ चीज़ें उन्होंने की हुई हैं जिसकी वजह से, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट गेटवे पाकिस्तान में लाने चाहिए, जिस तरह के पेपॉल एक अरसे से जो है वो नहीं है। और इसी तरह बाकी जो हमारे सोशल मीडिया के ऑफिसेज़ हैं उससे बहुत सारे, यानी कि फेसबुक ने, मेटा ने आपको वो ऑप्शन ही नहीं दिए हुए जो उसने USA के यूज़र को दिए हुए, तो कितना बड़ा, यानी कि तो इस तरह के फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है क्योंकि उनकी कंपनीज के ऑफिसेज नहीं है इधर। सबसे पहले तो ये, फिर सेकंड स्टेप पे आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने अभी आपकी बात करी AI से रिलेटेड, तो पाकिस्तान को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सारे ममालिक जितने भी कंट्रीज़ हैं, आप देखें दुबई गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये सब इन्वेस्ट कर रही हैं AI के अंदर। क्यों कर रही हैं? क्योंकि इन्होंने अपने कंट्री के अंदर लेकर आना है, और कंट्री के अंदर आने का मकसद ये कि वो बिजनेसेस भी उससे फ़ायदा उठाएंगे ना। जब आपके पास वो टेक्नोलॉजी आएंगी, वो आप बनाएंगे, आप IT के बड़े बड़े आप जो है ना, आपको पाकिस्तान में इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है आज, प्रॉपर अभी भी नहीं है, ठीक है ना। आप खुद देखें कि लास्ट टाइम अभी आप 2-3 दफ़ा जो इंटरनेट बंद हुआ है, कितना लॉस हुआ ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का, कितना लॉस हुआ IT सेक्टर का, कि वो अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर ही नहीं कर पाए। आज तो किसी ने शायद खुदकुशी कर ली, मैं बताया था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी डिलीवर नहीं कर पाया और वो आई थिंक सैलरी नहीं पे कर पाया। जी, मैंने भी कुछ इस तरह की हेडलाइन देखी कि CEO ने उसको सैलरी पे नहीं करी, जिसकी वजह से उन्होंने जो सुसाइड किया। तो ये देखिए ना, ये इस तरह की क्या करेगा बंदा। नहीं भी आप देखें ना, रनिंग एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हैं यार, बहुत ज़्यादा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन समहाउ भी आपको ऐसा क्या लगता है कि यार, अपनी पर्सनल पे बात करता हूँ मैं आपकी, कि ठीक है मैंने देखा आपका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है,
यू आर द वन जिसने फिजिकली भी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और फिजिकल भी अवेलेबल है, क्योंकि ज़्यादातर जितने मैंने भी पॉडकास्ट किया तो वो ऑनलाइन होता है, फिजिकली नहीं होता, उसने कभी ज़िंदगी में अज्यूम भी नहीं किया होता। जैसे हम मुझे भी देखेंगे तो मेरी फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट, मैं भी अभी डिजिटल में हूँ, जैसे एम्ब्रॉयडरी की डिजिटल है, फिजिकली भी है तो चाइना से उठाते हैं और भेज देते हैं। पाकिस्तान में हमारा कुछ नहीं है, पर यू हैव एन एक्सपीरियंस। ये तो बड़ी खुशी हुई कि आपका फिजिकल भी है और डिजिटल भी आप और मुझसे बहुत अच्छे हैं कि मतलब हमारी तो खुद प्रोडक्ट अपनी नहीं है, आपकी तो अपनी प्रोडक्ट है। तो और अपग्रेडेशन में कोई ऐसा आइडिया आपके पास है क्या? हाउ डू यू थिंक कैसे हम अपने आप को, या आप अपने आप को कैसे और मज़ीद अपग्रेड किया, क्या ऐसा आइडिया जो आप लाना चाहते हो? तो तहसीन साहब, आप तो माशाल्लाह से मुझसे बहुत सीनियर हैं, 2016 से आप वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, ई कॉमर्स में। जब लोगों को पाकिस्तान में, या मुझे भी नहीं पता था, लिटरली अगर मैं बात करूँ तो मुझे ई कॉमर्स का नहीं पता था 2006 के अंदर। हमने ख़ुद जो है 2014 में ई कॉमर्स जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। अच्छा, फ़िज़िकल और ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन का एक अलग है, ऑनलाइन फिर भी आपका एक आसान था पाकिस्तान में, अब भी है, मैं बात करूँगा, लेकिन फ़िज़िकल थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि आपको पता है फ़िज़िकल स्टोर अगर आप कोई भी रेडी करने जाते हैं तो मिनिमम उसका 10 to 20 मिलियंस में वो स्टार्ट होता है, अगर कहीं अच्छी जगह पर आप जाते हैं, मॉल वगैरह में। तोड़ दिया यार आपने, तो ऑल इज वेल करना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था आ जाएंगे, आसान होगा। नहीं, कहते 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ तो चाहिए। बिल्कुल, तो आपको 2 करोड़ रुपए मस्ट चाहिए आपको एक अच्छा स्टोर जो है वो ओपन करने में। वेरी करता है प्रोडक्ट के ऊपर भी, क्योंकि हमारा आर्टिफिशियल के मैं आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे मुश्किल, एक आपने क्वेश्चन किया था मुझसे कि आर्टिफिशियल के क्यों कॉम्पिटिटर नहीं है और क्यों इतने लोग नहीं आते। सबसे उसकी मुश्किल बात यही कि इसका जो फर्नीचर है, इसका जो इंटीरियर है वो सबसे ज़्यादा महंगा रेडी होता है। आज अगर आप, मैं कपड़ों की मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंडस्ट्री वही है। अगर आप कपड़ों का, क्लॉथिंग का बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो आप सिर्फ आप वॉल्स लें, उसके ऊपर आप हैंगर्स हैंग करें, ठीक है, उसके ऊपर ड्रेसेस को आप हैंग कर दें, तो ये आसान है। लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, उसको आपको पहले प्रॉपर फर्नीचर बनाना पड़ता है, पूरे आपके शोकेस बनेंगे, आपकी डमीज, मैनिक्विन्स, पूरा स्ट्रक्चर, तब जाके वो एक लुक वाइज आएगा। अदरवाइज वो आपका आइटम ही इतना सा है, उसको दिखाना है आपने, फिर आपको, वरना वो दुकान लगेगी ना आपकी, एक स्टॉल लगेगा और आपने ऐसी बस चादर डाल के और ज्वेलरी रख दी आपने बॉक्स के अंदर जो बहुत सारी ज्वेलरी रख देते हैं, तो आपको जो है ना स्टॉल लगेगा, जैसे ये स्टॉल जैसे पठान का स्टॉल होता है, वो डिफरेंशिएट है ना दोनों, और आइटम भी बहुत छोटा है, उसको आपने एग्जीक्यूट करके दिखाना है। अब ये देखिए, उसमें यही चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान में नहीं होता। इसका एक ज्वेलरी टैग, जैसे हर चीज़ में टैग लगता है, आप मॉल में जाएँ तो आपका हार्ड टैग होता है, सॉफ्ट टैग्स होते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए आप कितना छोटा टैग यूज़ करेंगे, पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। अगर बना भी देंगे तो रीड नहीं कर पाएगा, वो रीड नहीं कर। बहरहाल फिर भी बहुत छोटा, हमने चाइना से इंपोर्ट किया। मोस्टली आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप्स में कहीं पर भी लगा हुआ नहीं मिलेगा, एक तो कॉस्टली बहुत है, और फिर हम एक चीज़ इंपोर्ट करना चाह रहे थे, RFID टैग्स। लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा, वो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, चाइना में भी बहुत कम है, इंडिया उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना में है लेकिन इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, और उसकी कॉस्ट, ये एक टैग जो है तकरीबन 50-60 रुपीज़ का है। वो आप अपनी ज्वेलरी में लगाते हैं उसको, वो लगाने का इंशाल्लाह जो आप कह रहे हैं ना, अपग्रेड का, हाँ, उसका रीज़न, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा किया, आपकी ज्वेलरी चोरी नहीं होती, और आपकी इतनी छोटी अकाउंटेबिलिटी, छोटे प्रोडक्ट को अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप उसको फिजिकली लगा देंगे या टैगिंग है उसका देंगे, फिजिकली लगाना पड़ता है। आपकी रिंग है छोटी सी, उसके अंदर आपने उसको लगा दिया। अब आपकी उसके डिटेक्टर भी होते हैं, आपने पूरी इन्वेंट्री आपका सिस्टम बता रहा हो रियल टाइम पे, आपकी ज्वेलरी, ये वाली रिंग इस जगह पर पड़ी है, इस लोकेशंस पे पड़ी है। उसका ये फ़ायदा है। लोकेशन कैसे? वो ऊपर उसके अंदर बेसिकली उसके अंदर एक ट्रैकर रहेगा, RFID ट्रैकर रहेगा बेसिकली, वो आपको सिस्टम में GPS आई थिंक वो कनेक्ट, जी, वो आपको बता रहा होता है कि ये ज्वेलरी आपकी, मिसाल के तौर पर इस ड्रॉज में नीचे इस कोने के अंदर इधर रखी हुई है, तो कस्टमर को बेच देंगे तो उसके पास अच्छा देखिए, उसमें 2 सिनेरियो है। आपके पास एक RFID टैग होता है, वो आपके अगर कस्टमर ट्रैकिंग के लिए भी यूज़ होता है, अगर आप भेज रहे हैं ना तो वो रियल टाइम के आपको लोकेशंस भी दे रहा होता है। लेकिन कस्टमर की प्राइवेसी भी तो जाएगी जब वो यूज़ कर रहा है, फिर आपको नहीं, वो तो फेंकना पड़ेगा ना, वो तो डिस्ट्रॉय करना है। अमूमन ये होता है कि वो आप निकाल के फिर आप देते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट होती है ना, एक कॉस्टली आइटम होता है, वो 60 रुपीज़ का एक टैग है। अगर आपकी रिंग ही है, वो फिर आप कस्टमर को ट्रांसफर करते हैं, बोले भाई जब भी तेरी रिंग खो जाए तो अपने ऐप से ढूंढ लेना। नहीं, मसला है वो तो उसको एक दफ़ा निकाल देता है ना कस्टमर, वो पहनने के बाद तो उसको फेंकेगा, उसको खुद नहीं पता उस टैग को उसने फेंकना ही है ना। किसी तरह से उसी के अंदर मर्ज कर देंगे ना, रिंग के अंदर ही, जैसे बिल्टन नहीं कर देते हम के वो तो इन फ्यूचर आप सोचें, आप आ जाए, वो आप बात करें इंक जो है वो आपकी RFID की ना, यानी आप ऐसी इंक आती हैं जो कि आप जिससे प्रिंट करेंगे ना, बस वो उसके अंदर ही आपका जो है ना वर्किंग करती है, वो डिटेक्टर होता है। वो आ सकता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी सैमसंग ने आपने देखा है कि वो एक उन्होंने रिंग बनाई है जिसमें सारी चीज़ें आपकी रिंग के अंदर हो रही है, वो आपको कंट्रोल कर रही है, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर, XYZ जो भी है, आपकी हार्ट बीट,
आप सारी चीज़ें आप उसके रिंग किस से कंट्रोल कर सकते हैं आप, यानी कंट्रोल आपसे सिर्फ रिंग पहननी है, वो रियल टाइम पे आपका डेटा दे होगी आपके डॉक्टर को, आपके मोबाइल पे आपके पास आ रहा होगा, मोबाइल पे सारा का सारा इंडिकेशन आ रही होंगी। तो वो आई थिंक टेक्नोलॉजी की बेसिस पे तो एडवांटेज, इस तरह से आपके पास रिंग आप उससे कोऑर्डिनेट कर लेना सैमसंग वाले से, बोले भाई ये रिंग दे दे, मैं लगा देता हूँ उस पर। मसला है हमारी रिंग 300 की है, सैमसंग ने वो रिंग आई थिंक होपफुली वो 1 लाख रुपीज़ से भी ऊपर की वो जो रिंग उन्होंने चार्ज की। ज़्यादा हो गया यार, अभी तो मैं इसका देख रहा था, आईफोन से महंगे फ़ोन फेंक रहा है वो, बहुत महंगे, बहुत ज़्यादा। आपकी तो फ़ोन है ना लकी वन पे शॉप, मैंने देखा था नीचे, कहता $4000 का उसका था वो जो फ्लैप बंद, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैंने बोला भाई क्या हो गया तुझे। लेकिन सैमसंग हमेशा से जो है ना बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आता है और चेंज लेकर आता है। आईफोन तो एक पैटर्न के ऊपर चल रहा होता है। अगर आईफोन की बात है हमारी, वैसे हमारा ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन एक आईफोन की अगर आपने बात छेड़ी दी, क्योंकि मैं आईफोन यूज़र हूँ, आईफोन की अगर बात करें, आईफोन का एक अलग ही वो एक सिंपल उसका एक यूज़र बेस बना हुआ है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी और फीचर्स की बात करें वो सैमसंग सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपको दे रहा होता है। अच्छा निशान भाई, आप मुझे एक सजेशन दे रहे थे, मैं चाहता हूँ कि ये सजेशन आप मुझे रिकॉर्डिंग में दें ताकि जो सुनने वाले उनको भी फायदा हो। देखिए ई कॉमर्स जो है वो आपका, क्योंकि इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं आप और पाकिस्तान की मार्केट आपकी है नहीं, तो बड़ा अच्छा एक इवेंट ITCN ने पाकिस्तान में करवाया था। तो ITCN के अंदर आप लाजमी पार्टिसिपेट करें, और सारी कंपनीज, मोस्टली कंपनीज के वहाँ पर हेड ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है ना, आए हुए होते हैं, तो आप उनसे बिल्कुल मिलें और उनको इनवाइट करें अपनी पॉडकास्ट में। तो आपको मार्केट के ट्रेंड और फैशन इंडस्ट्री से आप क्योंकि लोग उसको सुनना चाहते हैं ना, और लोग समझना चाहते हैं, उनके बहुत सारे इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं कि यार उन्होंने अपना स्टार्टअप तो कर लिया, बिजनेस तो कर लिया, लेकिन इसको कैसे ग्रो करें, इसको स्केल कैसे करें, तो आप उनको लेकर आए, ठीक है ना, जो कि बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेस को ऑलरेडी रन कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उनका एक पूरा प्लान सेट कर रहे हैं, जैसे खाड़ी है, गुल अहमद है, लाइमलाइट है, इनके ई कॉमर्स हेड की बात कर रहे हैं, तो आप इनको अपने पॉडकास्ट में इन्वाइट करें। वो बेसिकली देखिए, पॉडकास्ट का एक मकसद क्या है, लोगों को सिर्फ हमारी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन देना और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, राइट। तो उनको वो आंसर्स मिलेंगे आपकी पॉडकास्ट के थ्रू कि अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके अंदर उनके चैलेंजेस हैं। देखिए कोई भी है, किसी का कोई चैलेंज है, लॉजिस्टिक्स, वो अपना चाहता है रिटर्न रेशो कैसे कम करे, तो मैंने उसको सिंपल आपको जिस तरह भी इसमें बताया कि आप रोबो कॉल कंफर्मेशन को लाजमी ऐड करें, ऑटोमेट करें अपने प्रोसेस को, ठीक है। जब तक नहीं ऑटोमेट कर रहा तो एक रिसोर्स रख के लाजमी आपके 100 ऑर्डर्स है तो आप उस पर कॉलिंग करवाएं। इसी तरह किसी का स्केलिंग का इशू है, किसी को सप्लाई चेन में इशू है, सप्लाई चेन मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो हर्डल है वो सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं लोगों के कि भाई पाकिस्तान में अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, अच्छा आपको टेक्नोलॉजी नहीं, किसके पास जाए, 5-6 के बाद आपको समझ में आता है अच्छा ये राइट सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। लोगों को पता ही नहीं, उनको नीट नहीं पता ये बिल्कुल कि सॉफ्टवेयर तो चाहिए, लेकिन आया उनको कौन सा चाहिए, आया उनको OMS चाहिए, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, उनको वेयरहाउस मैनेजमेंट चाहिए, या उनको लॉजिस्टिक का आपका चाहिए मैनेजमेंट, कौन सा सॉफ्टवेयर उनको रिक्वायर्ड है। तो वो बेसिकली उनको चैलेंज पता चलेगा, जिससे वो अपने 2 साल एक्सपीरियंस करके सीखें। इससे बेटर है वो किसी की आप मेंटोरशिप में, किसी की गाइडेंस के अंदर वो टाइम बच जाए उनको और वो ऊपर चले गए। एक्चुअली मैंने इस तरह की पॉडकास्ट की है। नेक्स्ट 5 ईयर में मैं कहता हूँ निशान भाई, नॉट द कंपनी जिसे की बात नहीं कर रहा मैं, एक यू आर ऑल्सो एट द ब्रांड। आप एक पाकिस्तान की एक प्रॉपर्टी है करंटली जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, आपकी शॉप है, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट करे ना पाकिस्तान की इकोनॉमी में। फॉर यू पर्सन, आप एक ब्रांड की बात नहीं है, आप कहाँ अपने आपको नेक्स्ट 5 ईयर पे देखें। ओवरऑल बात करना चाहता हूँ मैं आपकी पर्सनल के ऊपर भी और ब्रांड के ऊपर भी, कि नेक्स्ट 5 ईयर में आपने क्या कुछ तो इमेजिनेशन की होगी कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। देखिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो हमारे एक कंपनी का गोल है कि वो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में फिजिकली अवेलेबल होना लोगों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि लोगों को एक चीज़ है, हम बेसिकली काम कर रहे हैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अल्लाह पाक ना आपसे ही कहता है कि आप, जब हम वर्किंग स्टार्ट कर रहे थे तो मैं आपको बताता हूँ, मुफ्ती तकीम उस्मानी साहब के पास जब जुनेद जमशेद भाई गए तो उन्होंने कहा हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा पहले 2 नियत कर लो आप ना, जो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी की, कि हमने लोगों को फायदा पहुंचाना है, और लोगों की जरूरत को पूरा करना है। कोई भी बिजनेस है ना, आप अगर उसको सुन्नत के मुताबिक करना है, सिर्फ अपनी नीयत को चेंज कर लें, आपकी अर्निंग वैसे भी होगी, प्रॉफिट आपको वैसे भी मिलेगा, लेकिन आप उसको फिर सुन्नत के मुताबिक करेंगे, उसमें आपको अजर भी मिलेगा। तो हमारी नीयत ये होती है कि हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक पर्सन को नीड है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, गोल्ड नहीं ले सकता इंसान, पाकिस्तान में इतना महंगा है, ठीक है ना, उसको अपनी वेडिंग के लिए चाहिए, ठीक है,
या अपनी शादी में पहनने के लिए चाहिए, तो लोगों को हमने उसकी जरूरत पूरी करने के लिए काम कर रहे हैं और लोगों को फायदा पहुंचाना है। फायदा किस सेंस में कि उसकी ये वाली जरूरत पूरी हो जाए और उसको अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी कम प्राइस में मिल रहा है, उसकी जरूरत पूरी हो जाए। तो हमें एंड ऑफ द डे प्रॉफिट तो मिल रहा होता है, लेकिन अगर जब आप ये सोच के करते हैं तो आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, गलत चीज कस्टमर को डिलीवर नहीं करेंगे। तो ये दो चीजें। तो नेक्स्ट 5 ईयर में हमारा भी जो प्लान है कि हम अवेलेबल हो एवरी कस्टमर्स की, एवरी जो है वो पाकिस्तानी के पास इजीली हम अवेलेबल हो। और सेकंड मेरा अपना गोल है ये है कि हम 1000 के करीब हमारे इंशाल्लाह लोगों को जॉब्स क्रिएट करनी है और उनको जो है ताकि पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ाने। और मेरा अपना पर्सनली ये कि लोगों को एम्पावर करें कि लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन सही गाइड नहीं है, कोई मेंटोरशिप नहीं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे ऊपर कोई मेंटोर नहीं था। आज के दौर में बहुत सारे लोग हैं, मेंटोर हैं, मेरे बहुत सारे कजन से मैं उनको कहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि भाई आज आप लोग ले लो, आज आप हमसे जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ले सकते हो, आपके पास टाइम है। हमने जब स्टार्ट किया था हमारे पास कोई नहीं था हमें बताने के लिए, तो हमने काफी साल अपने जाया किए हैं या एक्सपीरियंस में जाया कर दी। तो आप वो काम ना करें, आप वो 4 साल की मेहनत आप 1 साल में कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास मेंटोरशिप। और मैं कहता हूँ लाजमी आज कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको मेंटोर रखना चाहिए अपना। मेंटोर आपका ना टाइम बचाता है। तो नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर इंशाल्लाह गोल यही है कि हमने 1000 जॉब क्रिएट्स करनी है। और मेरा अपना ये है कि मैं फीमेल्स को एम्पावर करूं, तो इंशाल्लाह हम इसके लिए एक वर्किंग कर भी रहे कि जी से एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कि उसका कोई आगे विजन है कि कोई कोर्स बेचना है या जो है आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो कर रहे होते हैं, मंजन सेलर कहते हैं, मंजन अपना बेच रहे होते हैं, कि हम फीमेल को एम्पावर करें और वो घर बैठे हुए अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और हम उनको हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह कि हम उनको फीमेल्स को एम्पावर करेंगे कि वो अपने घर बैठे हुए आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें और उनको कहीं जाना ना पड़े और इज्जत के साथ अपने जो है वो एक्सपेंसेस और अपनी जरूरियात को पूरा करें। और ये बहुत ईजी है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी वर्किंग जारी है और हम फर्स्ट में 100 ऐसी फीमेल्स को जो है वो चूज करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, जिनको बेसिक की थोड़ी सी नॉलेज होगी कि बेसिक आपको नॉलेज है और आपके पास लेकिन सरमाया नहीं है, आपके पास ये नहीं पता आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो जी से उनको इंशाल्लाह ऑनबोर्ड करेगा और अपना ही प्रोडक्ट उनको वो देगा उनका स्टार्ट करने के लिए कि आप इस प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लें, आप बिजनेस को सीखें। उसके बाद चाहे तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस कहीं से भी परचेज करके आप इसको रन करें, अदरवाइज आप कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए आपको बिजनेस करना आना चाहिए, आप प्रोडक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये इनिशिएट इंशाल्लाह लेंगे हम 2024 के अंदर। और उसका मेन यही है कि लोगों को फायदा पहुंचे। और जी से क्योंकि मेरा एम ये, मैंने अपने 10 सालों के अंदर माँ बाप की दुआएं हैं, ठीक है, और हम जो जी से इतना ऊपर पहुंचा है और इतना ग्रो किया अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं आपको बताते हुए मुझे कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि जीरो से अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया और आज 200 मिलियन के रेवेन्यू पे हम खड़े हैं, ठीक है ना, 200 अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जी बिल्कुल 200 मिलियन का हम साल में जो है रेवेन्यू जनरेट करके गवर्नमेंट को जाहिर सी बात है एड ऑन दे रहे हैं अपना। तो यहाँ तक जो पहुंचने की जो सीढ़ी है ना, ये ऐसी नहीं है, ये लोगों को मैंने जब ये देखा, जब मैंने लोगों को फायदा दिया, ये मेरी जात से फायदा पहुंचाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस और ऊपर गया है। तो आप लोगों को फायदा देते चले गए, आप लोगों के मसले सॉल्व करते चले गए, आपको अल्लाह पाक रिस्क देता जाएगा। आप अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से बिल्कुल इंसान आगे बढ़ता है, लेकिन ये जो लोगों को फायदा देने के बाद जितना तेजी से ग्रो करता है ना, आप खुद इस चीज को देखेंगे। मैंने इस चीज को अपनी जिंदगी में खुद देखा है आंखों से। जिशान भाई बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपसे बड़ी काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। बहुत शुक्रिया तहसीन साहब आपका इन्वाइट करने का। और मेरी ये फर्स्ट पॉडकास्ट थी तो मुझे भी बहुत मजा आया और जिस तरह से आपने क्वेश्चंस किए और बहुत सारी चीजें लोगों के सामने आई, उनके लिए भी लर्निंग है। और मैं बिल्कुल ओपन हूँ हमेशा, जो है ज्वेलरी से रिलेटेड किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उसने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो तब भी कनेक्ट कर दे। वो तो ऑलवेज हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, तो आप किसी को भी दे सकते हैं। सजेशन नहीं देगी ना वो, सजेशन आपका उसमें जब आप जाएंगे उससे बेटर ये कि आप अपने जो भी XYZ आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके कोई भी रिलेटिव है, आप उनको भी दे देना, वो हमारी वेबसाइट वो खुद चूज करके ऑर्डर कर देंगे। प्राइस देख के करेंगी, महंगा वाला ना कर देना, इस वजह से हमारी वेबसाइट पे इतना महंगा एसेस नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक थोड़ी सी एंड कर रहे हैं, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, नाम वैसे लेना नहीं चाहिए। एक सौरस की ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है ज्वेलरी का,
जो कि क्लेम करता है कि हम है आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकिन कोटेड है, गोल्ड प्लेटेड और सिल्वर प्लेटेड, जो कि हमारी ज्वेलरी भी होती है। सेम रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो सेम रिंग वहां पर जब मैंने उनके प्राइस सुने, आपकी सोच होगी 24,000 रुपीज की रिंग थी, वो सेम रिंग हमारे पास 350 रुपीज की है। 350 रुपए, सिर्फ 350 रुपए। आप सोचेंगे ऐसा करें, ऐसा बोला करें $1.2 की है, और भी सस्ती लगी। तो आप ये मैंने खुद देख डॉलर में वो $90 की हो गई और आप $1.2 की थी। आप बल्कि इसको खुद कभी जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो आप जाएं भी सवारिस्की ब्रांड पे जाएं और एक लीफ बना हुआ है रिंग का, और वो सेम रिंग वहां पर देखें, वो 24,000 की। और फिर उसके बाद वो रिंग की पिक्चर लेने के बाद आप जीसी के शॉप पर आए, जैसे कि आप ब्रांच पर आते हैं, तो वो रिंग आपको जस्ट 350 रुपीज में मिलेगी और क्वालिटी भी सेम है। क्या बड़े मजे की बात बताई है आपने। ट्राई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आज तक के लिए तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह, थैंक यू।